हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक ऐसी मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि पहले से एक्सप्लेन है। डेफिनेटली मैंने खुद देखा है उसे, लेकिन ये जो मानवा है वो माइंड ब्लोइंग है। दिस इज फकिंग ऑसम, क्योंकि मेन कैरेक्टर ही विलन है और विलन ही मेन कैरेक्टर है। और इस कमाल की मानवा का नाम है आई एम द फेटेड विलन। और हाँ, ये मेरी लास्ट मानवा होने वाली है। अगर ये नहीं चलती है तो फिर मैं मानवा बंद कर दूंगा और डायरेक्ट मानवा एक्सप्लेन करूंगा अपने चैनल को दाव पे लगा के, क्योंकि मानवा एक्सप्लेन करने पे कॉपीराइट आता है और चैनल हमेशा के लिए उड़ जाता है। और मैं इतना बड़ा गांडू तो हो नहीं कि दोबारा चैनल बना के 2 साल मेहनत करूंगा और दोबारा एक नया मानवा चैनल खोलूंगा जिसपे व्यूज के नाम पे घंटा कुछ नहीं आएगा। तो मैं ये बात व्यूअर के तौर पे बुरी लगेगी, लेकिन एक क्रिएटर और वीडियो बनाने के तौर पे जब देखोगे तो ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। 5 से 6 घंटे लग जाते हैं बस 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं इसे डायलॉग टू डायलॉग एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिचुएशन से करूंगा, इसीलिए कुछ चीजों को समझ लो। अब ये जो पूरा आर्क यहाँ पे चलने वाला है वो लोअर रियलम के अंदर चलने वाला है और हमारा जो मेन विलन है वो ऊपर से नीचे आया है जो अपर वर्ल्ड से है। और वो यहाँ पे जो रियल मेन कैरेक्टर है उसके उंगली करेगा और उसे जान से मारेगा तो फिर उसे पॉइंट मिलेंगे। वहीं पे असली मानवा का जो मेन प्रोटेगनिस्ट था वो एक सभा के चापे खिलाफ करने लगता है अपनी सेंट या फिर गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, क्योंकि उसके सेक्ट वाले मेन विलन जो भी अपर वर्ल्ड से था उसके साथ उसे ऊपर भेजने वाले थे और ये अपने होने वाली गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाने तो दे नहीं सकता था। वहीं पे जो सेक्ट के लीडर थे वो उस बंदे का नाम लेते हुए कहते हैं कि ये चंद अपनी औकात मत भूलो। जिसके बाद वो अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाते हैं तो सामने की तरफ इतनी जोर से हवाएं चलने लगती हैं कि सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं पे मेन विलन की तरफ से जो गार्ड आए थे वो भी उसे हड़काने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर मेन विलन सुपर विलन को देखते हैं जिसका नाम गो चेंगे था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो असली हीरो है वो गो चेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है और उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसका गो चेंग कौन सा काम करता है और वो किस लायक है। लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि वो जिस बॉडी के अंदर आया है उसे स्वर्ग ने अपनी तरफ से लिख के दिया है कि तुम बेटा विलन बनोगे, सुपर विलन। और जब मैं रियल गोचेंग कहूंगा तो फिर वो असली बॉडी ओनर होगा, ना कि हमारा गोचेंग जो अभी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। खैर, इसके बाद हमारा असली मेन कैरेक्टर गोचेंग बताता है कि उसके पास एक सिस्टम भी है और ये सिस्टम किसी काम का नहीं है। ये जो स्टेटस दिखाता है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फाइट के दौरान हमेशा अपने एनिमी से 3-4 कदम आगे रहता है और उन्हें कुत्तों की तरह पीटता है। बाकी ये सिस्टम उसके सिर्फ 2 काम में आता है, एक तो स्टोर से कुछ चीजें खरीदने के लिए और दूसरा ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढने के लिए जिनका वो लक चुरा सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है, जिससे कि ये जन जो कि अभी हमारा इस स्टोरी का प्रोटेगनिस्ट बना हुआ है। साथ ही में हम लोग ये जन के पीछे जो पत्तियों को देखते हैं जो हरी हरी हैं, ये गुटलब का चार्म मानती हैं और मैं वे गोचेंग के पीछे तो काली थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा बैड लक का रूप है और विलन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। खैर, इसके बाद ये जन वहाँ पे गोचेंग को उंगली करने लगता है, ये कहते हुए कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो नीचे आके यहाँ पे दादागिरी कर रहा है। वहीं पे सभी लोग ये चन को शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे पता था कि गोचन उन्हें चींटियों की तरह मसल सकता है। वहीं पे ये चन की एक भी नहीं जलती है और वो जब अपनी गर्लफ्रेंड किंग की तरफ देखता है तो वो भी आगे से कुछ भी नहीं कहती है। और एक और चीज, गोचेंग को हमेशा उन लोगों से लक चुराना पड़ेगा जिनके बारे में सिस्टम उन्हें बताएगा, और जब गोचेंग उनसे पूरी तरीके से लक को चुरा लेगा तो वो उन्हें मार सकता है। और गोचेंग जैसे जैसे उनके लक को चुराता जाएगा तो फिर उसका लाइफ स्पैन और पावर बढ़ती जाएगी। और मैं ये सभी ज्ञान की चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्टोरी को स्पीड अप करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर षड्यंत्र बहुत है। बेसिकली ये जूफेन का छोटा भाई हो रखा है, लेकिन वो गॉड लेवल पे है और ये किंग लेवल पे है। खैर, इसके बाद गोचेंग का सबॉर्डिनेट ये चैन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है तो फिर ये चैन भी आगे की तरफ से एक जोरदार हमला करता है। उन दोनों की ताकत आपस में टकराती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं पे गोचेंग हम लोगों को यहाँ पे पावर लेवल के बारे में बताता है कि यहाँ पे पावर लेवल फिजिकल बॉडी से लेके फॉल्स गॉड तक बढ़ती चली जाती है और बीच में कई सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में तुम मत जानो। वहीं पे ये जन चूजन वन है, यानी कि सन ऑफ लक है, इसीलिए वो आसानी के साथ तो नहीं हारेगा। होता भी बिल्कुल ऐसा है और वो आसानी के साथ गोचेंग के सबॉर्डिनेट को पीछे की तरफ झटक देता है। वहीं पे गोचेंग को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही अंदाजा लग चुका था कि मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है ताकि वो किंग की शादी गोचेंग के साथ होने से रोक सके, जो कि जबरदस्ती करवाई जा रही है। साथ ही में किंग के पास भी इसके हीरोइन लक पॉइंट थे जिनको गोचेंग अपने फेवर में बदल सकता था। बेसिकली इसके अंदर जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे या तो गोचेंग उन्हें मार देगा या फिर वो उन्हें अपना सहेली या फिर शिष्य बना लेगा। बेसिकली भाई के पास चलता फिरता कोठा होने वाला है कुछ एपिसोड्स के अंदर। फिर इसके बाद गोचेंग किंग को अपना शिकार बनाता है और उसे मीठी बातों में फंसाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम उसके साथ काफी टाइम तक रही हो और उसकी प्रेमी भी रही हो, लेकिन तभी हालातों को साध के अपने आप को शांत रखी हुई हो, बहुत ज्यादा चालाक औरत हो। जिसके बाद वो चाय पीता है और किंग से दोबारा भरने को कहता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो चाय को ठीक से भर नहीं पाती है। तो फिर गोचेंग उसके हाथ को
चूमते हुए कहता है कि उसे इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे सिस्टम उसे नोटिफिकेशन बताता है कि मेन कैरेक्टर ये चैन का लक 10% से नीचे गिर गया है। वहीं पे गुचेंग ने जैसे ही किंग को छुआ था तो फिर ये चैन को बहुत ज्यादा जलन हुई थी और वो गुस्से की आग में झुलसते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की। वहीं पे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि उसने सही जगह की नस को पकड़ा है। वहीं पे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे ये चैन की पावर अप होने वाली है। जैसे कि अक्सर मानवा के अंदर हीरो के पास ऐसी पावर आ ही जाती है जब उनकी बीवी या फिर गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ता है। लेकिन गुचेंग तो दूसरी दुनिया से आया था और उसे अच्छे से पता होता है कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए, इसीलिए वो जल्दी के साथ आगे बढ़ता है और उड़ते हुए ये चैन के पास जाता है और वहाँ पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाता है। और जब वो अपनी पावर को रिलीज करता है तब उसकी पावर ये चैन को छूते हुए शियों से निकलती है और आसपास के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वहीं पे जब गुचेंग ये चैन को घूर के देखता है तो फिर उसके पीछे जो दरवाजा था उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद ये चैन अपने घुटनों पे आ जाता है और गुचेंग उससे कहता है कि तुम उसे क्या कहना चाहते थे। वहीं पे वो सभी लोग गुचेंग की पावर का नमूना देख के हिल से चुके थे और उन लोगों की सांसें बहुत ज्यादा जोरों से धड़कने लगी थी। वहीं पे किंग के भी पसीने छूटने लगे थे क्योंकि उसने अभी तक इतनी पावर को महसूस ही नहीं किया था। वहीं पे उसके जो फादर थे उनकी भी सांसें अटक चुकी थी। वहीं पे ये चैन तो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। खैर उसी टाइम पे सिस्टम गुचेंग के पास आता है जो कि अभी ये चैन को मारने के लिए मना करता है। अब देखो मैं एक और बात पे यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, अगर गुचेंग ये चैन जैसे कैरेक्टर्स का पूरा फायदा उठाना चाहता है तो फिर उसे ये चैन जैसे कैरेक्टर से वो सभी चीजें छीननी पड़ेंगी जो उनकी तकदीर में लिखी हैं, जैसे कि वाइफ, गर्लफ्रेंड, फॉर्चून्स, ट्रेजर्स जो उन्हें मिलने वाले हैं, यहाँ तक कि उनके लक को भी, जिनके बाद अगर वो उन्हें मारेगा तो फिर उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर वो उन जैसे कैरेक्टर्स को डायरेक्ट ही मार देता है तो फिर उसे बहुत ज्यादा बैड लक मिलेगा, जिससे वो अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा नहीं पाएगा और इवेंचुअली एक विलन की तरह मारा जाएगा। इसलिए ये चैन को समझ में आ जाता है कि अब उसे किंग का फायदा उठा के ये चैन को चूहे की तरह इधर उधर नचाना पड़ेगा और जब उसे सही मौका मिलेगा तब वो उसे पकड़ के मार देगा। फिर इसके बाद गुचेंग सिंपैथी की खातिर ये चैन को वहाँ पे माफ कर देता है तो सभी लोग ये चैन से उम्मीद करते हैं कि वो माफी मांगेगा और यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ये चैन उठता है और सीधा गुचेंग के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि वो अपर वर्ल्ड से आया है, बेसिकली वो अभी किंग लेवल से भी ज्यादा के ऊपर लेवल पे है, तो वो आसानी के साथ स्नीक अटैक को डॉज कर लेता है और अपने एक ही हाथ के स्ट्राइक से ये चैन के छक्के छुड़ा देता है और उसे दीवार में पटक देता है। इससे किंग को भी ये चैन के ऊपर तरस आने लगता है, प्रेमी जो है। खैर इसके बाद ये चैन दीवार से टप्पा खा के नीचे गेंद की तरह गिरता है और उसका सर फूट जाता है। वहीं पे बाकी लोगों को लगता है कि अब इसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। खैर इसके बाद गुचेंग उन लोगों से कहता है कि ये चैन को छोड़ दो, जैसा कि तुम्हें पता ही है वो सबसे पहले इसकी तकदीर में जो लिखा है वो सब कुछ छीनेगा, जिसके बाद इसे मारेगा। वहीं पे ये चैन को सेक्ट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि वो सेक्ट का मोस्ट गिफ्टेड डिसाइपल था। वहीं पे गुचेंग जले पे नमक छिड़कने के लिए किंग से कहता है कि आज रात मून बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रात बिताओ। और मेरे साथ रात बिताओ का मतलब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये किमिको बताएगी। वहीं पे किंग भी आगे से मना नहीं कर पाती है क्योंकि उसके फादर उसे फोर्स कर रहे थे और वो आगे से इसके लिए हाँ कह देती है। वहीं पे ये चैन के दिल के ऊपर तो छुरे चल जाते हैं और उसके बहुत ज्यादा लक पॉइंट माइनस में चले जाते हैं, जो कि डायरेक्टली ही गुचेंग को मिल जाते हैं। वहीं पे अब गुचेंग को ये चैन को बस चूहे की तरह छोड़ देना था, जो अब बिल में वापस जाएगा और खजाने को ढूंढेगा, जिसके बाद गुचेंग उस खजाने को भी छीन लेगा और उसे मार गिराएगा। इसके बाद हम लोग गुचेंग के एक बहुत ज्यादा लॉयल सर्वेंट को देखते हैं जो कि छत के ऊपर से किंग और उसके फादर की बात सुन रहा था, जहाँ पे किंग के फादर को काफी अच्छे से पता था कि वो ये चैन को पसंद करती हैं, लेकिन किंग को भी काफी ज्यादा अच्छे से पता था कि गुचेंग उन्हें वो चीजें दे सकता है जो ये चैन उन्हें नहीं दे सकता है, इसीलिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए मान जाती है। वहीं पे लॉयल सर्वेंट गुचेंग के पास जाता है और उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। साथ ही में वो सर्वेंट गुचेंग को एक खास बात बताता है कि लॉर्ड अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए क्यों आगे बढ़ चुके हैं। टाइजवान सेक्रेट लॉर्ड यानी किंग के फादर की जो वाइफ थी वो अपर वर्ल्ड के अंदर एक नोबल लेडी रहा करती थी, लेकिन उन्हें किसी वजह से अपर वर्ल्ड के अंदर पकड़ लिया गया था और फोर्सफुली वापस यहाँ पे भेज दिया गया है। लेकिन वो नीचे आने के बाद कभी भी किंग के फादर से मिले ही नहीं है, इसीलिए किंग के फादर किंग का इस्तेमाल करके उसे गुचेंग के साथ ऊपर भेजना चाहते हैं ताकि उन्हें वाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। वहीं पे गुचेंग सर्वेंट से ये जान के हाल पूछता है तो फिर बताता है कि वो अभी जेल के अंदर बंद है। गुचेंग उससे कहता है कि उसके ऊपर नजर बनाए रखो, वो सोने का चीज ढूंढने वाला चूहा जो है। वहीं पे गुचेंग के हाथों के नीचे अब 2 कैरेक्टर आ चुके थे जिनका अलग अब उसके हाथों के बीच में है। इसके बाद गुचेंग को
फर्स्ट गिफ्ट पैक दिया जाता है और जब गोचेंग उसे ओपन करता है तो फिर उसे 3 आइटम दिए जाते हैं, जिनमें से जिसको वो सिलेक्ट करने वाला है उसका नाम ब्रोकन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड सीड है। इसके डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि इसको रिफाइन करने के बाद उसकी बॉडी के साथ एक अलग ही दुनिया का नेचर जुड़ जाएगा और उसके पास बहुत ज्यादा लक आ जाएगा, बिल्कुल बेहिसाब, जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी और मौत को भी कंट्रोल कर सकता है। और गोचेंग को समझ में आ जाता है कि अगर वो वर्ल्ड सीड को कल्टीवेट करता रहता है तो फिर उस दुनिया के अंदर कोई भी माँ का लाल नहीं है जो उसे मार सकेगा और वो इनडायरेक्टली इस दुनिया के अंदर अमर हो जाएगा। इसीलिए गोचेंग वर्ल्ड सीड को खरीद लेता है अपने सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके और बैठ के वहाँ पे उसे कल्टीवेट करने लगता है। और वो जैसे जैसे वर्ल्ड सीड को रिफाइन करता जाता है तो फिर उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही छोटी दुनिया बना रहा है। इसीलिए उस मेंशन के अंदर से बेहिसाब एनर्जी रिलीज होती है और वो इतनी ज्यादा थी कि आसपास के जो भी लोग थे उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी इतने ज्यादा भयानक ऑरा को महसूस ही नहीं किया था। वहीं पे हम लोग किंग को देखते हैं जो कि इस ऑरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। यहीं पे हमें किंग की बॉडी के बारे में एक और बात पता चलती है कि उसकी बॉडी के अंदर 2 स्पिरिट्स रहती हैं, यानी कि उसके पास 2 सोर्स हैं एनर्जी के। आसान शब्दों में तुम स्पिरिट ही कह सकते हो और ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जैसे कि अभी जो बॉडी वाली किंग है, यानी जो असली वाली है जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल करती है, उसे ये चैन पसंद है, तो फिर ये जो बाहर निकली हुई स्पिरिट है ये इसे बहकाने लगती है कि उसे गोचेंग के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि आगे जाके ये गोचेंग को ही गालियां देने लगती है। बेसिकली ये एक जिस्म 2 जान थी जो कि एक आदमी को पसंद नहीं कर सकती हैं। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि कुआशी गॉड लेवल पे पहुंच चुका था और ये काफी ज्यादा हाई लेवल होता है। अपर वर्ल्ड के अंदर भी सिर्फ सेक्ट लीडर ही इस लेवल को अचीव कर पाते हैं। फिर इसके बाद गोचेंग अंगड़ाई लेके उठता है और कहता है कि चलो अब चूहे को दाना डालने का समय हो चुका है। इसके बाद हम लोग ये चैन को देखते हैं जिसको जेल के अंदर डाल दिया गया था और ये काफी ज्यादा उदास था क्योंकि ये पिछले 3 साल से ऐसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था जहाँ पे इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो और अभी तक इसके पास सब कुछ कुशल मंगल जा रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई को पता नहीं चला है कि उनका जो 3 साल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और प्रोटैगनिस्ट प्लॉट आर्मर था वो खत्म हो चुका है। खैर ये जैन की तरक्की के पीछे उसकी मास्टर का भी हाथ था जो कि उसके रिंग के अंदर रहती हैं और अभी तक ये चैन को गाइड करते हुए आ रही थी, लेकिन अब इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है और ये गोचेंग से किसी भी कीमत पे बदला लेना चाहता है। तो ये अपनी मास्टर से कहता है कि जाओ और जाके पूरी सिटी के अंदर केओस मचा दो कि एक डंजन खुली है, इससे सभी लोग वहाँ पे भटकने लगेंगे और ये उस बात का फायदा उठा के जेल से बाहर निकल जाएगा। जिसपे ये चैन की मास्टर कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन ये चैन को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह भी हम लोग लायल सर्वेंट को देखते हैं और वो भी इस बात से हैरान होता है कि इस कमीने के पास इतनी पावरफुल सोल का हिस्सा है, यानी कि मास्टर के बारे में बात हो रही है। इसके बाद हम लोग गोचेंग और किंग को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बाहर बैठे हुए थे। वह पे किंग गोचेंग से अपर वर्ल्ड के बारे में बात करने लगती है तो गोचेंग उसे कहता है कि मेरे साथ चल के खुद ऊपर आके क्यों नहीं देख लेती हो। तो फिर किंग आगे से कहती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे बैरियर को भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन गोचेंग उसे कहता है कि वो उसके साथ चल सकती है। तो फिर सिस्टम गोचेंग को बताता है कि किंग का जो बिहेवियर है वो उसके प्रति बदल चुका है और इसीलिए ये चैन के लक पॉइंट वो माइनस में हो जाते हैं। लेकिन गोचेंग आग को भड़काते हुए किंग से कहता है कि वो तो ये चैन को पसंद करती है ना, अगर वो उसे इतना ही पसंद करती है तो वो उसे छोड़ सकता है और उसे अपर वर्ल्ड आने की जरूरत नहीं है। लेकिन किंग आगे से साफ मना कर देती है और बताती है कि उसके लिए उसके फादर और उसका लैंड सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो गोचेंग को अपनी फिजिक के बारे में भी बता देती है कि उसके पास 9 यांग बॉडी फिजिक है जिसके बारे में उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता है। किंग जैसे ही अपना सबसे बड़ा सीक्रेट गोचेंग के सामने रिवील करती है तो फिर ये चैन के पॉइंट 300 से भी ज्यादा माइनस हो जाते हैं और किंग की बॉडी एकदम परफेक्ट है डुअल कल्टीवेशन के लिए। इसे गोचेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। वहीं पे किंग गोचेंग से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करता है अपर वर्ल्ड जाने में, बैरियर को तोड़ने में, वैली से बाहर निकलने में, तो फिर वो अपनी बॉडी के ऊपर गिव अप करने के लिए रेडी है, यानी कि डुअल कल्टीवेशन के लिए रेडी है। वहीं पे गोचेंग को इसी मौके का इंतजार था जिससे वो ये चैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन सिस्टम गोचेंग को बताता है कि अब वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। आज उसे जितना भी लक किंग चैन और ये चंग से बाहर निकालना था वो निकाल चुका है, कोटा भर गया है, इसीलिए वो ज्यादा नहीं निकाल सकता है। इसीलिए गोचेंग वहाँ पे स्टोन हार्टेड की तरह एक्ट करने लगता है और वो किंग को साफ मना करता है, ये कहते हुए कि उसे इन सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो अपनी बॉडी के बारे में बता के उसे इम्प्रेस करना चाहती है तो फिर वो ऐसा दिखाएगा कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। हालांकि किंग वहाँ पे गोचेंग के साथ चेप होने की कोशिश करती है, लेकिन गोचेंग उसके हाथ को पीछे झटक देता है और उसे कहता है कि वो एक सेक्ट के एल्डर की बेटी है, उसे ढंग से बिहेव करना चाहिए। इतना कहने के बाद गोचेंग वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे किंग की ट्विन सोल बाहर निकलती है और वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे खुद चल के आई थी गोचेंग को इम्प्रेस
इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी अटेंशन को खींच तक नहीं पाई और किंग अपने आप को ही दोष देने लगती है कि उसने गोचेंग को बहुत ज्यादा कम समझ लिया और उसने उसे गलत समझा है। और सिस्टम गोचेंग को बताता है कि किंग का रवैया दोबारा बदला है, इसीलिए उसे 100 लक पॉइंट मिलते हैं। खैर इसके बाद गोचेंग चूहे से मिलने के लिए जाता है उसे दाना डालने के लिए। ये चन जैसे ही गोचेंग को देखता है तो फिर वो आगे से चीखने लगता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, जिसपे गोचेंग साफ कहता है कि मैं यहाँ पे उस पावर हाउस से मिलने के लिए आया हूँ जो अब तक तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। जिसपे ये चन आगे से नौटंकी करने लगता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन गोचेंग उसे कहता है गधे तेरे चेहरे पे साफ लिखा है तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये चन की मास्टर खुद ही रिंग से बाहर निकलती हैं और वो गोचेंग से साफ कहती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को एनिमी नहीं बनाना चाहते हैं। तो फिर गोचेंग उसके लिए ये सभी चीजें इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहा है। गोचेंग सीधा पॉइंट की बात कहता है कि वो बस इतना जानना चाहता है कि मास्टर ये चन जैसे कचड़े को सपोर्ट क्यों कर रही हैं। आखिर ये चन ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया है जो उसके जैसी पावर उसे सपोर्ट कर रही है। और गोचेंग इस बात से हैरान हो गया था कि ये चन का जो मास्टर है वो कोई बुढ़ा ग्रैंडपा नहीं, असल में खूबसूरत सिस्टर है। गोचेंग बार बार सीनियर सिस्टर को बस यही कह के उकसा रहा था कि वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रही हैं ये चन जैसे कचड़े की सपोर्ट करके। वह पे सीनियर सिस्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गोचेंग असल में चाहता क्या है। वह पे ये चन को तो खून ही खोले जा रहा था और वो गोचेंग के ऊपर चिल्लाने लगता है कि उसने पहले ही किंग के उसे छीन लिया है, अब वो यहाँ पे उसके मास्टर को भी छीनने के लिए आ चुका है। जिसपे गोचेंग कहता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पहले से ही पता था कि वो हर किसी चीज के लिए राजी है। लेकिन ये चन अभी भी चीखे और चिल्लाया जा रहा था। तो फिर गोचेंग वहाँ पे दोबारा अपनी पावर का नमूना दिखाता है और वो बस उस लकड़े के फट्टे को हाथ से छूता है तो वो पूरा फट्टा एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे ये चन की भले ही ना फटी हो लेकिन सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। इसके बाद गोचेंग आगे बढ़ता है और सीनियर सिस्टर को एक ऑफर देता है कि अगर वो ये चन को छोड़ के उसे फॉलो करने लगेंगी तो फिर गोचेंग उनकी पूरी मदद करेगा उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। और सीनियर सिस्टर ये चन को भी सपोर्ट सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि वो अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा रिकवर कर सके। वह पे सीनियर सिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि गोचेंग यहाँ पे किस तरह की कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। उसके लिए ये चन को मार के सीनियर सिस्टर को छीनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे चाल चल रहा है ताकि खुद ही सीनियर सिस्टर उसे ज्वाइन कर ले। लेकिन सीनियर सिस्टर आगे से गोचेंग के ऑफर को मना कर देती हैं और वो बताती हैं कि वो ये चन के साइड को नहीं छोड़ेंगी। हालांकि गोचेंग उनसे कहता है कि अभी इतना जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लेके सोच के उसे बता सकती हैं। और गोचेंग जाने से पहले सीनियर सिस्टर को एक गिफ्ट देके जाता है जो कि एशियंट सोल कल्टीवेशन होली पिल थी, द गॉड गैदरिंग पिल, जिसको देख के वो दोनों ही हक्का बक्का रह जाते हैं। गोचेंग भाई डायरेक्ट अपर वर्ल्ड से नीचे आया है, उसकी जेब के अंदर पड़े हुए पत्थर भी स्पिरिचुअल स्टोन से कम थोड़ी ना है। सीनियर सिस्टर उस पिल को अपने पास रख लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा जरूरी पिल थी और गोचेंग की वजह से मास्टर और डिसाइपल के बीच में खटास आ गई थी और ये चैन को ऐसा लगने लगा था कि अब मास्टर उसे छोड़ के चली जाएंगी। वह पे सीनियर सिस्टर उससे कहती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएंगी, लेकिन ये चैन को यकीन नहीं हो रहा था और वो उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो काम जो उसे दिया गया है वो पूरा करे, यानी कि सिटी के अंदर कियोस मचा दे। तो फिर सीनियर सिस्टर इस बात को साबित करने के लिए कि वो उसके साथ रहेंगी वहाँ से चली जाती हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए। वह पे गोचेंग के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने सक्सेसफुली दोनों के बीच में खटास डाल दी है। अब थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करने लगेंगे। वह पे गोचेंग का लॉयल सर्वेंट उसे पूछता है कि अगर उसे वो सोल का हिस्सा ही चाहिए यानी कि सीनियर सिस्टर, तो फिर वो डायरेक्ट ये चैन को मार भी तो सकता है ना। जिसपे गोचेंग उन्हें बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे नीचे किस लिए आए हैं। जिसपे सर्वेंट से हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे एक अल्टीमेट वेपन को लेने के लिए आए हैं जिसका नाम डिसोलेट डीमन स्पीयर है। वहीं पे ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक ये चैन अपनी जान बचाने के लिए एक सीक्रेट रियोन के अंदर जाता है जहाँ पे उसे वो स्पीयर मिल जाता है और वो स्पीयर उसे मिलने के बाद वो उसकी पावर को रिफाइन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन अभी गोचेंग के लिए वो बस खजाना ढूंढने वाले चूहे के अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं था। इससे सर्वेंट को सारी बातें समझ में आ जाती है और वो ये चैन के ऊपर नजर रखने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे सिस्टम की शॉप को मंगाता है और वहाँ से अपने लिए डिवाइन गॉड इंस्क्रिप्शन नाम की स्किल बुक को बाहर निकाल लेता है। अब ये जो भी स्किल इस्तेमाल करने वाला है वो तुम इसका डायरेक्ट जलवा देखना, मैं इन्हें स्किप करता हूँ। इसके बाद गोचेंग उस स्किल को लेके बैठ जाता है और इसे रिफाइन करने लगता है। अगला सीन डायरेक्ट 3 दिनों के बाद का होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है और बहुत जोरों की लड़ाई होने वाली है। हम देखते हैं कि यहाँ पे यांगजू होली लैंड के कुछ लोग आते हैं, साथ ही में सन डायनेस्टी के लोग आते हैं और साथ ही में एशियंट फैमिली 100 फैमिली भी
भी यहाँ पे आती है और ये सभी फैमिली एक साथ मिलकर टाइजुआन फैमिली के ऊपर हमला करने वाली थी। और टाइजुआन सेक्टर के पास एक सुप्रीम एल्डर थे जिनकी मदद से वो लोग यहाँ पे अपने सीक्रेट ट्रेजर स्पिरिचुअल वेन की मदद से कल्टीवेट करते हुए आए थे, लेकिन अब वो सुप्रीम एल्डर गुजर चुके हैं, इसीलिए बाकी सभी फैमिलीज यहाँ पे आ चुकी हैं स्पिरिचुअल वेन को चुराने के लिए। यांगजू होली लैंड के लीडर या फिर जो भी हो, झाओ टियान नाम है इनका, वो आगे से सोकिंग के फादर, मैंने सोकिंग लगा दिया है, सरनेम वही है, सोकिंग के फादर से कहते हैं कि तुमने काफी टाइम तक स्पिरिचुअल वेन का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब तुम्हारे सुप्रीम एल्डर जा चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है। अगर तुम स्पिरिचुअल वेन हमारे हवाले कर देते हो तो फिर हम इस बात का वादा करते हैं कि तुम्हारे क्लैन में से कोई भी नहीं मारा जाएगा। लेकिन सोकिंग के फादर आगे से चिल्लाते हुए साफ मना कर देते हैं कि जब तक उनके सुप्रीम एल्डर यहाँ पे जिंदा थे उनमें से किसी की बुंड में भी इतना दम नहीं था कि वो यहाँ पे आके चू भी कर सके। अब उनके जाने के बाद वो यहाँ पे उन्हें बुली करने लगे हैं। क्या उन्हें इतना आसान लगता है उन्हें इतना ज्यादा बुली करना? जिसके बाद हम लोग सन डायनेस्टी की तरफ से चू वूजी को देखते हैं जो कि अपने पास अपना आर्टिफैक्ट निकालते हैं और सोकिंग के फादर से कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी फैमिली अकेले ही 3 फैमिली के साथ एक टाइम पे भिड़ सकती है? सोकिंग के फादर आगे से कहते हैं कि भले ही सुप्रीम एल्डर यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे पास दूसरा सोर्स भी हो सकता है हमें सपोर्ट करने के लिए? वही सोकिंग अपने फादर की तरफ देखते हैं तो सोकिंग के फादर उसे पूछते हैं, क्या गोचंग बाहर नहीं निकला? तो फिर सोकिंग उन्हें बताती है कि कल रात उन दोनों के बीच में बेहोश हो गई थी, इसीलिए सोकिंग को यकीन नहीं है कि गोचंग उनकी मदद करेगा भी या नहीं करेगा। इस पे सोकिंग के फादर हैरान होकर कहते हैं कि तुमने लुटिया डुबा दी पानी में। वहीं पे झाओ टियान आगे से सोकिंग के फादर से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा अपर वर्ल्ड से कनेक्शन है। चू वूजी आगे से कहता है, लेकिन उसने तो काफी टाइम से खुद को अपने कमरे के अंदर बंद करके रखा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके अंदर इतना दम है कि वो तुम्हारी मदद कर सकेगा हमारे खिलाफ? इसके बाद चू वूजी अपने वूजी टावर का इस्तेमाल करते हुए सोकिंग के फादर से कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक किंग सील्ड रियलम का बंदा भी आ जाता है तो भी वो उन्हें रोक नहीं पाएगा, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये टावर बहुत ज्यादा कमाल का था, क्योंकि इस टावर ने अकेले ही मिलेनियम वॉर को एक झटके में डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। कभी हुई होगी वॉर नहीं बताया गया है। वहीं पे सोकिंग के फादर अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि अगर गोचंग यहाँ पे नहीं आता है तो फिर उन्हें गिव अप करना ही पड़ेगा। इसीलिए सोकिंग भागते हुए गोचंग की तरफ जाने लगती है ताकि वो उसे माफी मांग के यहाँ पे उसे ले आए, और तब तक ये लोग अपना फालतू की बातें करने लगते हैं कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे गोचंग की पावर रिलीज होती है क्योंकि उसने टेक्निक को सीख लिया था और उसकी टेक्निक का ऑरा इतना ज्यादा था कि वो टावर की एनर्जी को एक झटके में ही गायब कर देता है। यहाँ तक कि उनकी आर्मी के अंदर जितने भी बीस्ट और लोग आए हुए थे उन सभी के भी पसीने छूटने लगते हैं। वहीं पे गोचंग कहता है कि बाराती आ गए हैं, अब स्वागत करने के लिए जाना पड़ेगा। वहीं पे सोकिंग तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी गोचंग के कमरे की तरफ, लेकिन रास्ते के बीच में ही उसे ये चैन रोक लेता है और उसे कहता है कि अभी हम लोगों को यहाँ से भाग चलना चाहिए, पूरा टाइजू अभी लड़ाई के मैदान में बदलने वाला है। लेकिन सोकिंग उसी के ऊपर फूट पड़ती है और उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ पे उसके साथ भाग जाएगी, जबकि अपने पूरे सेक्ट और उन सभी चीजों को छोड़ के जो उसके हैं। जिसपे ये चैन सोकिंग से कहता है, क्या गोचंग तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है क्या? जिसपे सोकिंग साफ मना करती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि वो कभी भी गोचंग के बारे में इस तरीके से बात नहीं करेगा, वो कभी भी सोकिंग के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, बल्कि वो सोकिंग की गलती थी जो वो उसे अपनी बॉडी ऑफर करके उसे सिंसियरिटी लेने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे ये चैन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो आगे से सोकिंग से कहता है कि उसने तुम्हारे ऊपर जरूर काला जादू किया है। वहीं पे गोचेंग को भी सिस्टम से पता चल जाता है कि बाहर निब्बा निब्बी का खेल हो रहा है, तो फिर वो बाहर जाने लगता है। अब ऐसे सोकिंग अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और डायरेक्ट ये चैन के सीने के आर पार कर देती है ताकि गोचेंग को ऐसा न लगे कि सोकिंग यहाँ पे ये चैन के साथ बात कर रही थी। ये चैन हैरानी से सोकिंग की तरफ देखता है तो सोकिंग आगे से कहती है कि माफ कर दे, लेकिन तुझसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। खैर ये चैन की मास्टर तो उसके घाव को ठीक कर देती है, लेकिन ये चैन का दूध टूट चुका था। इसके बाद वो वहाँ से ये गाना गाते हुए भाग जाता है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दिल ही चीर दिया तूने अपने ही यार का। ये चैन के जाने के बाद वहाँ पे गोचेंग आता है। वह भी गोचेंग सोकिंग से कहता है कि उसने जो यहाँ पे कांड किया है, क्या उसे डर नहीं लगता है कि जब वो दोबारा ये चैन से मिलेगी तब सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जिसपे सोकिंग बताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने पहले ही गोचेंग को फॉलो करने का इरादा कर लिया है। जिसपे गोचेंग उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि अब से सोकिंग की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है। वहीं पे सोकिंग तो इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके पास अभी भी हाई फॉर्चून है जिसका वो इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकता है, तो फिर रिजर्व रखने में कोई भी बुराई नहीं है। इसके बाद वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे सभी फैमिलीज इकट्ठा हुई थी। वहीं पे वो सभी लोग सोकिंग के फादर से कहते हैं कि अगर सुप्रीम एल्डर अभी भी जिंदा है तो फिर उसे यहाँ पे
इतना बवाल नहीं करना चाहिए और जल्दी बुला लेना चाहिए। सुकिंग के फादर उन लोगों से पूछते हैं कि उन्हें इस बारे में पता कैसे चला कि उनके सुप्रीम एल्डर की मौत हो चुकी है। तो फिर ये कियाधारा ये चैन का था, उसकी मास्टर ने ही ये बात पूरी डायनेस्टी के अंदर फैला दी थी जिससे यहाँ पे कियोस होएगा और वो सुकिंग को लेके भाग निकलेगा। हालांकि वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ। जानकारी वाली बात वो लोग सुकिंग के फादर को नहीं बताते हैं और उसे कहते हैं कि उसे जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वो लोग बेसब्र हो रहे हैं। उसी टाइम पे गोचेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों से चुप रहने को कहता है और उसकी आवाज से ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गोचेंग उन लोगों के सामने आता है और उनसे कहता है कि जब तक वो यहाँ पे खड़ा है वो लोग यहाँ से मिट्टी का एक तिनका भी लेके नहीं जा सकते हैं। वो सभी लोग शुरुआत में तो गोचेंग को देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो ये देखते हैं कि ये काफी ज्यादा छोटा है तो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और एक फैमिली के हेड गोचेंग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं। लेकिन गोचेंग उनके हमले को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। इसके बाद उनके हाथ को वो मरोड़ देता है तो उनका हाथ टूट जाता है और वो जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वहीं पे वो फैमिली हेड बाकी लोगों को बताता है कि ये ग्रैंड मास्टर रियलम पे है। तो फिर चू वूजी टावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन तुम इकट्ठा हम लोगों को संभाल नहीं सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि पीछे कब हटा जाता है। इतना कहने के बाद जाओटियान और हाउ दोनों एक साथ गोचेंग के ऊपर अपनी अपनी स्वॉर्ड लेके अटैक कर देते हैं, लेकिन गोचेंग उनके हर एक अटैक को अपनी एक उंगली के साथ ही रोक लेता है। और जब वो दोनों एक साथ गोचेंग के ऊपर अटैक कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे चू वूजी अपने टावर का इस्तेमाल करता है और वो गोचेंग को अपने टावर के अंदर कैद कर लेता है। वहीं पे उन तीनों को लगता है कि वो लोग आसानी के साथ गोचेंग को हरा दिए हैं, जिसके बाद अपनी स्वॉर्ड लेके सुकिंग के फादर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो चूजी देखते हैं कि उनका जो वूजी टावर था वो चिटकने लगता है और कुछ ही देर बाद गोचेंग उस टावर से बाहर निकलता है और वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे कई सारे सेक्ट हैं जो कि शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया देख लेनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उनके लिए कुछ होली लैंड्स लोअर वर्ल्ड बस चींटी की तरह होते हैं जिनको वो एक झटके के अंदर मसल सकते हैं। इसके बाद वो सामने की तरफ एक जोरदार हमला करता है तो वो तीनों अपनी अपनी शील्ड लेके अपने आप को बचाने लगते हैं। वहीं पे गोचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बस चींटियां हो। इसके बाद गोचेंग का अटैक सामने की तरफ जाता है जिसपे वो तीनों तो उसे झेल जाते हैं अपनी पावर को इकट्ठा करने की वजह से, लेकिन उनके पीछे जो आर्मी खड़ी हुई थी वो उस अटैक को झेल ही नहीं पाती है और वो जैसे ही गोचेंग की पावर के साथ टकराते हैं तो वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नीचे गिर के मारे जाते हैं, जिससे वो सभी लोग दोबारा हैरान हो जाते हैं कि बस एक मामूली से अटैक की वजह से पूरी की पूरी आर्मी एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई। वहीं पे चू वूजी की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो गोचेंग से पूछते हैं कि तुम असल में हो कौन और तुम्हारी असलियत क्या है। जिसपे गोचेंग आगे से बताता है लिमिटलेस एटर्नल लाइफ हेवनली किंगडम्स। अब गोचेंग इन्हें मारता है या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता है क्योंकि अगला सीन डायरेक्ट आधे महीने बाद का होता है। जिसके बाद हम लोग सिटी के अंदर गोचेंग के बारे में ही बात करते हुए कुछ लोगों को सुनते हैं और वो लोग येचन की बुराई कर रहे थे कि वो तो अभी चूहा बन के इधर उधर भाग रहा है, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं या फिर अधमरा कहीं पे पड़ा हुआ होगा। और येचन उनके बगल से ये सभी बातें सुन रहा था, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे वहीं पे जला के मार देता है और आगे से कहता है कि वो बस हथियार की तलाश में है और उसे जैसे ही वो हथियार मिल जाएगा तो फिर वो होली लैंड के साथ साथ गो चुवैंग को भी जान से मार देगा। इसके बाद हम लोग सुकिंग के फादर को देखते हैं और उनके हॉल के अंदर तीनों फैमिली के हेड भी थे। अब ये लोग एक ही अलायंस के अंदर काम करने वाले थे गोचेंग की बदौलत। उसी टाइम पे उन लोगों के पास एक लड़की आती है जो कि वहाँ पे जिया डायनेस्टी की तरफ से डिस्कशन का इन्विटेशन लेके आई थी। अब ये इन्विटेशन किसी फैमिली के डिस्कशन के लिए नहीं है, बस उनके यहाँ पे एक डंजन खुली है तो फिर सभी सेक्टरों को बुलाया जाता है कि जिसपे सभी लोग एक साथ एक्सप्लोर करें और खतरे को कम किया जा सके। और ऐसा माना जाता है कि उनकी डायनेस्टी के अंदर कुछ लोग शक्तिशाली रहा करते थे और वो शायद कुछ लोग ऊपर भी जा चुके हैं। वह भी गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने गैदरिंग पेल के ऊपर पहले से ही मार्कर लगा दिया था, इसीलिए ये चंद जहाँ जहाँ पे भी जाएगा उन्हें पता चलता रहेगा। लेकिन शायद से वो अपने रास्ते बदल सकता है और उसे कोई नई चीज भी मिल सकती है। इसीलिए गोचेंग सुकिंग से कहता है कि तैयारियां शुरू करो, हम भी लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे अपने लॉयल सर्वेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सेंट्रल स्टेट से ही डायरेक्ट सीधा अपर वर्ल्ड के अंदर गए थे। जिसपे लॉयल सर्वेंट आगे से बताता है कि 30,000 साल पहले वो सेंट्रल स्टेट से अपर वर्ल्ड के अंदर आए थे जब वो सेलेस्टियल ग्रीन्स रियलम पे थे। हालांकि जब वो अपर वर्ल्ड के अंदर आए थे तब वो काफी ज्यादा कमजोर थे, इसलिए एक ग्रेट सेक्ट ने इन्हें अपना गुलाम बना लिया और ये लोग माइनिंग करने के लिए जाते थे और कुछ ही देर में ये लोग वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी से दूषित होकर मारे भी जाने वाले थे। लेकिन गो फैमिली के किसी एल्डर की मदद से वो वहाँ से बच के निकल पाए और इसीलिए ये गो फैमिली से बहुत ज्यादा लॉयल है। वहीं पे गोचेंग उन्हें बताता है कि 3 दिनों के वो लोग सेंट्रल स्टेट
के अंदर जाने वाले हैं, जिससे वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाएंगे। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोचेंग को शुक्रिया कहने लगते हैं, जिसपे गोचेंग बताता है कि हम लोग वैसे भी वहाँ पे जाने वाले थे, तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिताने ला। और गोचेंग ये जानबूझ के कर रहा था क्योंकि ये थोड़ी सी चीज भी एल्डर ही को, जो कि इनका नाम है, वो गोचेंग के प्रति और भी ज्यादा लॉयल बना देगी। इसके बाद हम लोग सेंट्रल स्टेट की एक अकेडमी को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एल्डर की हान को देखते हैं, जो अपने छोटे भाई ली टियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्लास के अंदर सोना सख्त मना है। वह पे एल्डर की हान, जो कि एकेडमी की एक टीचर थी, और उनका छोटा भाई उसी क्लास का एक छोटा सा स्टूडेंट था, जो कि किसी काम का नहीं था, जबकि वो एशियन फैमिली से भी आता है, लेकिन उसके पास कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट नहीं था। और उसी टाइम पे हम लोग लिन टियान को देखते हैं, जो उसे होश आता है, तो हमें पता चलता है कि ये लिन टियान नहीं रहा, अब ये कोई दूसरा बंदा बन चुका है, जो कि किसी अपर वर्ल्ड या फिर किसी दूसरी दुनिया से है, जो कि अब लिन टियान की बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लेता है। और वो आगे से खुश होकर कहता है कि भगवान ने मुझे मना नहीं किया, अब मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। वह फिर सिस्टर की हान अपने छोटे भाई से कहती है कि लिन टियान, अगर तुमने 1 महीने के अंदर अपनी कल्टीवेशन को शुरू नहीं किया और स्पिरिचुअल गैदरिंग अरे को पार नहीं किया, तो फिर तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसपे लिन टियान आगे से हंसते हुए कहता है कि उसके लिए ये कौन सी बड़ी बात है, वो आधे दिन के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लेगा। और जब वो पागलों की तरह हंस रहा था, तो फिर बाहर से बिजली भी गड़गड़ाने लगती है, उसकी बातों के अंदर दम पैदा करने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं, जो कि उसी तरफ आगे बढ़ रहा था। गोचेंग के पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि नया चाइल्ड ऑफ फॉर्चून आ चुका है। इसके बाद हम लोग एशियन लिन फैमिली को देखते हैं, और उनके हालात कुछ ठीक ठाक नहीं थे। वहीं पे एल्डर ही, जो कि गोचेंग के सर्वेंट हैं, वो इन्हीं लोगों के इंसेक्टर हैं, और इन्हें भी पता चल जाता है कि एल्डर ही यहाँ पे आने वाले हैं, जिससे ये लोग खुश हो जाते हैं कि अब इनकी फैमिली दोबारा रिवाइव हो सकती है। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं, जो कि सिस्टम से पूछता है कि ये चैन के ऊपर अभी कितने लक पॉइंट बचे हुए हैं, तो सिस्टम उसे बता देता है कि 230। इसके बाद वो अपने ब्लैक लेस के बारे में पूछता है, जो कि लक से उसे मिल सकते हैं, और मैं इन सभी बातों के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कभी हारा ही नहीं है। बस एक चीज जान लो कि इसके सिस्टम के ऊपर जो स्टैट्स रहते हैं और लक पॉइंट के सामने ये जो काला सा पत्ती है, ये इस बात का सिंबल है कि हमारा हीरो मेन विलन है, और जब तक इसके पॉइंट वन ये सभी चीजें लो रहेंगी, तो फिर इसके मरने के चांसेस बने रहेंगे। इसीलिए जब तक चीजें गोचेंग के हाथों के अंदर रहती हैं, तब तक उसे अपनी मौत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे गोचेंग की मुलाकात सुकिंग से हो जाती है, तो वो उससे पूछती है कि काफी ज्यादा खुश मूड में लग रहे हो मालिक, क्या हुआ है। वहीं पे सुकिंग के लक पॉइंट भी 400 तक पहुंच चुके थे। और एक और चीज, जैसे अभी सुकिंग है, जो कि इस टाइम पे गोचेंग की साइड पे है, तो फिर जैसे जैसे इसके लक पॉइंट बढ़ेंगे, उसी तरीके से गोचेंग के लक पॉइंट भी बढ़ेंगे। लेकिन गोचेंग को ये बात जरूर समझ में आ जाती है कि इसके लक पॉइंट जो बढ़े हैं, उसकी मदद से गोचेंग के लक पॉइंट अभी इतने ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए थे। और उसे समझ में आ जाता है कि सुकिंग अभी भी कोई चीज उसे छुपा रही है, जो कि एक बॉडी के अंदर ट्विन सोल वाली बात थी। वहीं फिर सुकिंग गोचेंग को बताती है कि वो लोग डंजन के अंदर जाने से पहले एशियन फैमिली के अंदर बैठ के किसी बारे में बात करेंगे, जो कि डिस्कशन होगा। हालांकि उसका सर्वेंट भी गोचेंग से यही कहता है कि उन्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, और गोचेंग भी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता था जहाँ पे लोअर रियलम के कुछ बेवकूफ लोग होंगे और वो किसी भी बारे में बात नहीं करेंगे। अगले सीन डायरेक्ट लिन फैमिली का होता है, जहाँ पे गोचेंग एल्डर ही से कहता है कि आपको यहाँ पे मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, आप जाके अपना काम कर सकते हैं। जिससे एल्डर ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोचेंग को शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे लिन फैमिली के जितने भी डिसेंडेंट थे, वो सभी इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं कि एल्डर ही, जो खुद इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो किसी नौजवान आदमी को अपना मास्टर कह रहे हैं। इसके बाद गोचेंग सुकिंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके फैमिली की सभा से बाहर जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे कीहान के फादर अपनी बेटी को बुलाते हैं, जो कि ऑर्गन है सिस्टर कीहान थी, और वो सिस्टर कीहान को ऑर्डर देते हैं कि जाओ और जाके मास्टर गोचेंग के साथ रहो और उन्हें आसपास का एरिया घुमा दो, तुम यहाँ के लिए काफी ज्यादा जानी पहचानी हो। वहीं पे गोचेंग कीहान की तरफ देखता है, तो फिर उसे पता चलता है कि इसके पास पॉइंट तो हैं, लेकिन काफी ज्यादा कम है। तो फिर वो कीहान के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बस उससे उसी तरीके से बात करता है जैसे किसी टूरिस्ट से किया जाता है। वहीं पे जब कीहान गोचेंग के साथ घूम रही थी, तो फिर लिन टियान के दिल के अंदर दर्द होने लगता है, जो कि बॉडी ओनर की फीलिंग्स की वजह से हो रहा था, क्योंकि रियल बॉडी ओनर कीहान को पसंद किया करता था। और लिन टियान को ये बात समझ में नहीं आती है कि उसके दिल के अंदर अचानक से दर्द क्यों होने लगा। खैर उसी टाइम पे उसकी नजर सुकिंग के ऊपर पड़ जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि इसके पास काफी अच्छी परफेक्ट फिजिक है। और लिन टियान सुकिंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक फर्नेस की जरूरत थी, इसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन को और भी जल्दी बढ़ा सकता था। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो गोचेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत ज्यादा फॉर्चून है, लेकिन वो सभी फॉर्चून इसके लिए बहुत ज्यादा बेकार है। वहीं पे गोचेंग भी लिन टियान की तरफ देख रहा था और वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि अरे वाह, मछली तो खुद चारा चुगने आ गई।
लेकिन गोचेंग को एक बात समझ में नहीं आती है कि उसने अभी तक लिन टियान को दाना भी नहीं डाला है, वो क्यों यहाँ पे फड़फड़ाते हुए आ रहा है। इसके बाद वो किहान की तरफ देखता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये असर दाने का नहीं बल्कि प्यार का है। इसके बाद किहान गुआनचेंग को लिन टियान के बारे में बताती है कि वो किसी भी काम का नहीं है, न है उसके पास कल्टीवेशन का टैलेंट है और न ही वो बाकी किसी काम के लायक है। लेकिन गुआनचेंग उसे कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि उसके पास किहान जैसी काफी ज्यादा अच्छी और प्यारी बहन है जो उसका ख्याल रखती है। लेकिन किहान गुआनचेंग को बताती है कि ऐसा नहीं है, वो आजकल काफी ज्यादा समझदार हो गया है और काफी अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को भी कर रहा है, जिससे गुआनचेंग को समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर किसी पावरफुल बंदे ने टेक ओवर ले लिया है। वह भी किहान गुआनचेंग को आगे बताती है कि वो काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा है और ऊपर से उसने एक एल्डर की गलती को भी पकड़ लिया था। इसके बाद वो दोनों लिन टियान के बारे में ही बात करने लगते हैं। लेकिन गुआनचेंग की पर्सनालिटी को तुम लोग जानते ही हो। सबसे पहले वो लड़की फंसाता है, जिसके बाद वो उसे उसके प्यारे बंदे की तरफ भड़का देता है। गुआनचेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। दरअसल लिन टियान ने यहाँ पे अल्केमी करना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो किहान से कहता है कि उसे तो अभी तक कल्टीवेशन भी ढंग से शुरू नहीं की है, तो फिर वो अल्केमी कैसे करने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी एशियंट लिन फैमिली के अंदर किसी ने उसे सीक्रेट मेथड के बारे में बताया हो, जिससे किहान काफी ज्यादा सतर्क और हैरान हो जाती है क्योंकि उनकी फैमिली के पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। और गुआनचेंग को यकीन हो जाता है कि उसने सही जगह पे निशाना लगाया है। किहान को भी लिन टियान के ऊपर शक होने लगा है। उसी टाइम पे सिस्टम गुआनचेंग को बताता है कि वो जिन भी फॉर्चून सन के लक्ष्य को 0 पे ले आएगा तो फिर उन्हें मारने के बाद उसे हेवनली रिवॉर्ड मिलेगा। और गुआनचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अभी ये चैन को छू नहीं सकता है क्योंकि वो अभी उसके लिए खजाना ढूंढने वाले चूहे की तरह है, इसीलिए वो तब तक लिन टियान के साथ ही खेल लेगा। रात के टाइम पे किहान दोबारा गोचेंग से मिलने के लिए जाती है मिठाई का बहाना लेके, लेकिन सुकिंग वहाँ पे मिठाई को रख लेती है, तो फिर किहान वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे। जैसे सुकिंग को इतना तो अंदाजा लग सकता है कि किहान यहाँ पे गोचेंग से ही मिलने के लिए आई थी, इसलिए गोचेंग भी सुकिंग के पीछे आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, जिसपे सुकिंग जलस तो थी, लेकिन इसके बावजूद वो गोचेंग से कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वो अभी ऐसे हालातों में बिल्कुल भी नहीं है कि वो गोचेंग से कुछ मांग सके, और ऊपर से वो जेलस होती है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो जाते हुए गोचेंग से कहती है कि अगर वो किहान को रखना चाहता है तो फिर वो रख सकता है। वह भी गोचेंग को भी समझ में नहीं आता है कि इसे क्या हो गया, अचानक से ये नखरे क्यों दिखाने लगी। वह भी किहान की मुलाकात लिन टियान से हो जाती है, जो कि डायरेक्ट उसे कहता है कि उसे ज्यादा गोचेंग के करीब नहीं जाना चाहिए, वो बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है और किसी भी टाइम उसका फायदा उठा सकता है। जिसपे किहान लिन टियान के बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है और उसे कहती है कि उसे गोचेंग के बारे में ऐसी तैसी बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर वो कोई अच्छा इंसान होता भी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, वो किहान से क्या ही छीन लेगा। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि दिन प्रतिदिन ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, ना कि इसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है। और उसे याद आता है कि वो अल्केमी के बारे में पूछना भूल ही गई कि उसने अल्केमी कैसे सीख ली। इसके बाद उसका लिन टियान के ऊपर और भी ज्यादा शक बढ़ने लगता है। इधर सिस्टम गोचेंग को बताता है कि किहान का शक लिन टियान के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए लिन टियान को जो लक था वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। वहीं पे गोचेंग आगे से खुश होकर कहता है कि सारे मोहरे अपनी जगह पे हैं, बस सामने वाले को अपनी चाल चलने की देरी का इंतजार है। इसके बाद हम लोग लिन टियान को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर किसी कर्ज की तैयारी कर रहा था, इसकी मदद से वो गोचेंग के ऊपर आज रात हमला करने वाला था। हालांकि वो हमला गोचेंग के ऊपर कुछ दिनों बाद करना चाहता था, लेकिन गोचेंग ने किहान के ऊपर हाथ डाल दिया है, इसीलिए रियल बॉडी के ओनर को दिक्कत हुई है, इसीलिए लिन टियान वहाँ पे जल्दबाजी कर रहा है। इसके बाद उसके कर्ज टेक्निक पूरी हो जाती है जो कि डीमन से ही जुड़ी हुई थी। उस कर्ज के अंदर से कई सारे डीमन बाहर निकलते हैं जो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और लिन टियान गोचेंग से कहता है कि तुम भले ही कहीं के बाहुबली हो, लेकिन इस तकनीक के सामने तुम्हारा बाहुबल भी किसी काम का नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो सभी घोस्ट या फिर डीमंस एक बुल के अंदर बदल जाते हैं जो तेजी के साथ गोचेंग के कमरे या फिर घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वह भी गोचेंग को पहले से ही पता था कि वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है, तो वो आगे से कहता है कि ये मेरा बाहुबल देखना चाहता है, ऐसा लगता है कि दिखाना पड़ेगा। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसकी पावर से वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है, और गोचेंग से उसे कंट्रोल करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना बाहुबल। हम देखते हैं कि वो बुल काफी तेजी के साथ स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी अपने एक हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और उस बुल के पेट को चीरते हुए उसके कोर को बाहर निकाल के उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। कोर के डिस्ट्रॉय होते ही उसके अंदर से लाजवाब पावर बाहर निकलती है और उसका फोर्स हर तरफ फैल जाता है, यहाँ तक कि एल्डर ही और किहान के फादर को भी ये पावर महसूस होती है। वहीं पे हम लोग लिन टियान को देखते हैं और कोर बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसके ऊपर ब्लैक फ्लैश पड़ते हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर
कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। वहीं पे गोचेंग की स्पिरिचुअल बॉडी उस कोर की एनर्जी के साथ साथ बाकी सभी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और गोचेंग के पास बहुत ज्यादा कमाल की एनर्जी भी आ जाती है जो उसके लाइफ स्पैन को भी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कमाल की है। और गोचेंग उस एनर्जी पिल को खाते हुए कहता है कि सन ऑफ फेट, तुम तो काफी ज्यादा लाजवाब हो, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं, तब भी तुमने मुझे कमाल का गिफ्ट दे दिया। वहीं पे एल्डर ही और उनके जितने भी डिसेंडेंट थे वो सभी बाहर निकलते हैं और गोचेंग से माफी मांगने लगते हैं कि उसके वहाँ पे होते हुए भी वो लोग इस हमले को रोक नहीं पाए और ना ही डिटेक्ट कर पाए। वहीं पे गोचेंग उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता है, वो बस इतना जानना चाहता था कि किसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं कि वो पूरी सिटी को खंगोल डालेंगे और जो भी बंदा उन्हें ऐसा मिलेगा जो कि ब्लैक क्लास के साथ होगा तो वो लोग उसे यहाँ पे ले आएंगे। वहीं पे गोचेंग जानबूझ के ये सब किया था क्योंकि उसे काफी अच्छे से पता था कि अब लिन टियान यहाँ पे पकड़ा जाएगा। वहीं पे हम लोग कीहान को देखते हैं जो कि लिन टियान की कुटिया पे आई हुई थी। वहीं पे लिन टियान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका इनर सोर्स पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। अब वो यहाँ पे चल भी नहीं सकता था और उसे अच्छे से पता था कि अगर वो इस हालातों में डिस्कवर किया जाएगा तो फिर सभी को पता चल जाता कि उसी ने गोचेंग के ऊपर हमला किया है। इसीलिए वो यहाँ पे फैसला करता है कि वो अपनी मौत का नाटक करेगा और अपनी डिवाइन सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी सोल को बॉडी से अलग कर देगा और किसी को भी शक नहीं होगा कि उसी ने ये कांड किया है। और जब सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे तब वो दोबारा बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने हाथों से ही अपने सीने को चीर लेटता है और वहीं पे गिर के मारा जाता है। और जब कीहान अंदर आती है तो फिर वो लिन टियान को ऐसी हालातों में देख के समझ जाती है कि इसी ने गोचेंग के ऊपर वो हमला किया था। खैर इसके बाद कीहान ये वाली बात अपने फादर को बताती है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ तक कि एल्डर ही भी गोचेंग के सामने आते हैं और उसे ये बात बताते हैं कि जिस बंदे ने उसके ऊपर हमला कराया था वो पहले ही मारा जा चुका है। और वो सभी लोग गोचेंग से कहने लगते हैं कि उसकी जगह पे गोचेंग उन्हें पनिशमेंट दे सकता है। हालांकि गोचेंग को सिस्टम की मदद से पता चल जाता है कि वो अभी तक मरा नहीं है। लिन टियान जरूर किसी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने सोल को बचाए हुए है और सबके बुद्धू बनने के बाद वो दोबारा अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाएगा। वहीं पे लिन फैमिली के जितने भी लोग थे वो सभी लिन टियान को गालियां दे रहे थे कि उसकी वजह से अब पूरी फैमिली को उसके करने का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पे कीहान को भी लिन टियान से अब घिन आने लगी थी, इसीलिए गोचेंग के पास बहुत ज्यादा लक वैल्यू जाती है क्योंकि सभी लोग अब लिन टियान से नफरत करने लगे थे। इसीलिए उसकी लक वैल्यू काफी ज्यादा घट चुकी थी जो कि डायरेक्ट गोचेंग को मिल गई थी और उसे समझ में आ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा लक वैल्यू नहीं बची है। उसका जो रास्ता कीहान के साथ है वही बचा कुचा उसकी लक वैल्यू होगी। इसके बाद गोचेंग लिन फैमिली से कहता है कि अपर वर्ल्ड के अंदर इस तरह की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके स्नीक अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी लिन टियान ने जो कांड किए हैं उसका लिन फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए उन लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इससे वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोचेंग उन लोगों को वहां से जाने से कहता है और ये भी कहता है कि लिन टियान की बॉडी को मत छूना, यानी कि अंतिम संस्कार मत करना, क्योंकि गोचेंग को अभी भी उसे दोबारा जिंदा करना है और उसे मार के थोड़े से पॉइंट और लेने हैं। वो सभी लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन गोचेंग कीहान को रोक लेता है और उससे कहता है कि उसके दिन थोड़े से ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए वो चाहता है कि कीहान उसे आसपास का इलाका घुमा दे। खैर इसके बाद वो तीनों शहर घूमने के लिए जाने लगते हैं और अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है। खैर इसके बाद अगला सीन एक होटल का होता है जहाँ पे कुछ यंग फैमिली के यंग मास्टर्स एक साथ लंच कर रहे थे और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर बात कर रहे थे, जिनमें मेन सिर्फ 2 ही लोग हैं। सबसे पहला है सेंग टियान जो कि ये बंदा है और इसने हाल ही में किसी डिवाइन टेक्निक को अभी मास्टर किया है, और दूसरे बंदे का नाम है जिन यंग जिसके बालों का कलर लाल है। अब ये चैन का बड़ा भाई है, जैसे गॉड फादर होते हैं ना वैसे ही बड़ा भाई, यानी कि रिश्तों को लड़ाई के जरिए बनाए दिया जाना। इसने ये चैन के साथ किसी कंपटीशन के अंदर फाइट की थी जहाँ पे ये चैन ने कम कल्टीवेशन होने के बावजूद जिन यांग को काफी अच्छी टक्कर दी थी, जिसके बाद वो दोनों भाई बन गए थे। ये लोग यहाँ पे ये चैन के बारे में ही बात कर रहे थे और जिन यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि गुचेंग की वजह से उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसे धोखा दे दिया। खैर ये लोग गुचेंग के बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम में वहाँ पे गुचेंग भी आ जाता है, इसके साथ कीहान और सोकिंग भी थी। और वो सभी लोग जैसे ही गुचेंग को देखते हैं तो वो लोग फैसला करते हैं कि जाके वो लोग गुचेंग को अपनी रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि अभी गुचेंग लोअर वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल और सबसे रिस्पेक्टफुल बंदों में से एक है। हालांकि जिन यांग जैसे ही उसे देखता है तो फिर उसकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो इन हालातों में बिल्कुल भी गुचेंग के साथ टकराना नहीं चाहता है। इसके बाद गुचेंग साइड में आ जाता है और वहाँ का नजारा देखने लगता है। साथ ही में गुचेंग वहाँ पे अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें कहता है और उसकी बातें कविता की तरह थी। इसे कीहान काफी ज्यादा खुश हो जाती है, तो फिर गुचेंग उसे ऑफर देता है क्या वो भी उसके साथ अपर वर्ल्ड के अंदर आना चाहेगी। हालांकि कीहान अभी मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी ये काबिलियत नहीं है कि वो अपर वर्ल्ड के अंदर
जा सके। इसके बाद गुचेंग कीहान से कहता है कि उसे अपने छोटे भाई की बॉडी के ऊपर काफी अच्छे से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसे अपर वर्ल्ड की कई सारी टेक्निक्स के बारे में पता है जहाँ पे लोग मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसे कीहान को समझ में आ जाता है कि गुचेंग यहाँ पे क्या कहना चाहता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। गुचेंग उसे कहता है कि उसे बस इस बात के ऊपर शक है, वो बस इतना चाहता है कि कीहान ज्यादा अटेंशन दे उसकी बॉडी के ऊपर। वहीं पे गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर एक बार कीहान लिन डियान को वापस जिंदा होते हुए देख लेगी तो फिर लिन डियान के पास कोई भी लक वक्त नहीं बचेगा और फिर उसके बाद लिन डियान का जिंदा रहना गुचेंग के लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं देगा। और आगे तो तुम्हें पता ही है कि गुचेंग उसके साथ क्या करेगा। फिर इसके बाद एक एल्डर गुचेंग को बताते हैं कि यहाँ के जो यंग डिसाइपल्स हैं वो सभी गुचेंग से मिलकर उसे रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो फिर गुचेंग उनसे मिलने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे आते हैं और गुचेंग को अपनी रिस्पेक्ट और उसे ग्रेट करते हैं। इसके बाद वहाँ के जितने भी यंग मास्टर थे जो कि बहुत ज्यादा घमंडी और कमीने हैं, लेकिन गुचेंग के सामने वो एकदम राज दुलारे बन के उसे बहुत अच्छे से ग्रेट करते हैं। यहाँ तक कि होली लैंड के जो खूबसूरत लड़कियां मेडन, प्रिंसेस, वो सभी भी गुचेंग को देखते हुए शर्मा रही थी। इसीलिए कीहान अपने मन के अंदर सोचती है कि गुचेंग का रवैया और उसका एटीट्यूड और उसका ऑरा बहुत ज्यादा कमाल का है, ये सभी लोग उसके सामने अपने घुटने टेक रहे हैं। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इतना सब होने के बावजूद गुचेंग के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा है, न ही उन सभी होली मेडन के रिझाने की वजह से भी गुचेंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि गुचेंग का रवैया उसके प्रति इतना अजीब क्यों है। वहीं पे गुचेंग ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि अगर वो सूकिंग और कीहान को अपनी तरफ रखेगा तो फिर उसके लक पॉइंट वो बढ़ते रहेंगे। लक पॉइंट की मदद से वो सिस्टम के मॉल से अपने लिए कुछ भी खरीद सकता है, पिल टेक्निक वगैरह वगैरह, और डेस्टिनी वैल्यू की मदद से वो अपने लक को बढ़ा सकता है कि यानी कि फेट और मिशन कितने ज्यादा आएंगे। साथ ही में उसका जीना मरना भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं पे गुचेंग को हाल ही में पता चला था कि कीहान के पास एल्केमी का भी टैलेंट है जो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। इसीलिए वो मॉल से एक ऐसा मैनुअल खरीद लेता है जो कि ज्यादा महंगा तो नहीं था, लेकिन वो कीहान के लिए बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है। और गुचेंग इस मैनुअल को कीहान को देके अपना ट्रस्ट और भी ज्यादा बिल्ड करना चाहता था, बेसिकली उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। उसी टाइम पे गुचेंग के पास सिस्टम की तरफ से एक नया मिशन आता है जो कि ये चैन के बड़े भाई के लिए था कि उसकी जो औकात है उसे राउंड के रख दो। वहीं पे गुचेंग को ये भी समझने में देर नहीं लगती है कि वो इन नमूनों में से ही कोई एक है। इसके बाद गुचेंग अपने उसी सपोर्टर जो कि अभी तक उसे गाइड करते हुए आया था सुकिंग वाले इलाके के अंदर, वो उसे जिन यांग के बारे में कुछ पूछने लगता है, लेकिन सपोर्टर के पास भी कोई भी जानकारी नहीं थी, जिससे वो सभी लोग घबराने लगते हैं क्योंकि गुचेंग अब गुस्से में लग रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा था जो कि बायुवे का होली सन था और उसे याद आता है कि जिन चैन ही अभी ये चैन के बंदे के बारे में बात कर रहा था और वो जिन यांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसे ये चैन के बारे में काफी कुछ पता होगा क्योंकि ये अभी इसी बारे में बात कर रहा था। इसके बाद गुचेंग भी जिन यांग से कहता है कि बताओ तुम्हारा क्या रिश्ता है उस भड़वे के साथ। इसके बाद सभी लोग जिन यांग की तरफ देखने लगते हैं और गुचेंग उसे पूछता है क्या तुम उस बंदे को जानते हो जिसको मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन यांग आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है और बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करने लगता है। तो फिर गुचेंग वहाँ पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाता है तो वो पूरी जगह पावर से भर जाती है और वो सभी लोग कांपने लगते हैं। जिन यांग इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ये चैन को जानता है। तो फिर गुचेंग उसे पूछता है कि अभी वो कहाँ पे है, लेकिन जिन यांग बताने से मना कर देता है कि वो अभी कहाँ पे है। इस पे बायो फैमिली का होली सन आगे से जी यांग को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जी यांग वहाँ पे डिफेंड होना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पे ये चैन के बारे में कहते हुए कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानता है, इसीलिए गुचेंग और ये चैन के बीच में कोई गलत फहमी हो सकती है। तो फिर गुचेंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहने के लायक भी हो। और गुचेंग के पावर रिलीज करने की वजह से जिन यांग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो अपने घुटनों पे आके वहीं पे अपनी पावर को गवा देता है। उसी टाइम पे यांग फैमिली का सर्वेंट आगे बढ़ता है और वो गुचेंग को रोकते हुए कहता है कि ये जरूर यहाँ पे गलतफहमी हो गई और वो जिन यांग को माफ कर दे, लेकिन हमें तो पता था कि गुचेंग यहाँ पे क्या करने वाला है। इसके बाद वो एल्डर ही को वहाँ पे बुलाता है कि कल शाम तक जिन यांग का जो होली लैंड है वो इस धरती की जगह से मिट जाना चाहिए, जिसके लिए एल्डर ही तुरंत मान जाते हैं। वहीं पे अभी तक वहाँ पे जितने भी होली सन थे जो अभी खुश हो रहे थे उन सभी की सांसें अटक जाती हैं। वहीं पे सूकिंग और कीहान को समझ में आ जाता है कि गुचेंग जितना भोला है वो उतना है नहीं, वो एक ही झटके में 100 लोगों की जाने ले सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। वहीं पे गुचेंग का साइड मिशन पूरा हो जाता है और उसे 700 डायनेस्टी पॉइंट मिलते हैं। खैर इसके बाद हम लोग जायलू सीक्रेट लैंड को देखते हैं जहाँ पे भाई एक ताकतवर हाथ आता है और वो उस पूरे लैंड को ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। बेचारे जो वहाँ के एल्डर्स थे उन्हें तो ये
मौका भी नहीं मिला कि वो बेचारे फाइट बैक कर सके। खैर इसके बाद हम लोग ये चैन को देखते हैं और उसे जैसे ही पता चलता है कि उसका ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जियांग मारा जा चुका है तो फिर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो आगे से फैसला कर लेता है कि वो गोचेंग को मार के ही रहेगा। उसी टाइम में सीनियर सिस्टर बाहर निकलती है जो कि ये चैन को थोड़ी सी एडवाइस देने वाली थी, लेकिन ये चैन उनसे साफ कह देता है कि अगर वो यहाँ पे ये कहने के लिए आई है कि वो गोचेंग के साथ अभी ना भिड़े तो ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे ही उसे सेक्रेट रियलम के मास्टर से उसके डिमोनिक वेपन को अपने हाथों में ले लेगा तो वो पक्का गोचेंग को मार डालेगा। इसके बाद हम लोग गोचेंग, कीहान और सुकिंग को देखते हैं जहाँ पे गोचेंग कीहान के सर को सहलाते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा डरा दिया, जिसपे कीहान आगे से कहती है कि उसने कभी भी गोचेंग के ऐसे रूप को नहीं देखा था। जिसपे गोचेंग आगे से उसे वही एल्केमी मैनुअल देते हुए कहता है कि ये उसकी तरफ से सॉरी का टोकन है। कीहान उस मैनुअल को तुरंत अपने पास रख लेती है और कहती है कि उसे इसी चीज की जरूरत थी। वहीं पे सुकिंग भी गोचेंग से कहती है कि वो भी डर गई थी, लेकिन गोचेंग उसे कोई भी भाव नहीं देता है और कहता है कि आज रात का मून इतना भी बुरा नहीं है। अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है जहाँ पे लिन फैमिली को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी और कई सारी बाकी फैमिली भी उनके साथ एसोसिएट कर रही थी। वहीं पे कीहान अपने मन के अंदर सोचती है कि गोचेंग भले ही दो मुंही सांप वाला बंदा हो, लेकिन कीहान और लिन फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है और वो उनकी काफी ज्यादा मदद भी कर रहा है। नहीं तो लिंटियान ने जो कांड उसके खिलाफ किया था वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता। उसी टाइम पे हम लोग लिंटियान भाई साहब को देखते हैं जो कि जाग उठते हैं। वहीं पे जो गार्ड उसके ऊपर नजर रखे हुए था जैसे ही वो देखता है तो वो भागते हुए कीहान के पास चला जाता है और उसे बताता है कि भाई साहब जिंदा हो गए हैं। वहीं पे लिंटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि बस उसे अब अपनी याददाश्त भूलने का एक्टिंग करनी है और बस वो इन सभी चीजों से बच के निकल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपना सर उठा के ऊपर की तरफ देखता है तो फिर साक्षात यमराज उसके सामने खड़े थे जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद लिंटियान वहाँ पे एक्टिंग करना शुरू करता है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है वाह एक्टिंग तो काफी अच्छी है। खैर इसके बाद वो कीहान से पूछता है कि ये आदमी कौन है, इसने पहले कभी उसे देखा ही नहीं है। लेकिन कीहान के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि नाटक करना बंद करो। हालांकि लिंटियान अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखता है और कहता है कि हम दोनों तो बचपन में भी एक साथ खेला करते थे और काफी अच्छे भाई बहन थे। लेकिन लिंटियान आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और अपनी एक्टिंग करना बंद करो। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज होती है, जो असली रियल बॉडी ओनर है यानी कि असली वाला लिंटियान वो कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लेता है। इसी लिंटियान को जो कि अपर वर्ल्ड से आया था उसे काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वो कीहान से कहता है कि वो उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो गोचेंग के मिल के साथ उसे चोट पहुंचा रही है। लेकिन जो असली वाला लिंटियान था वो अपनी बहन से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों बॉडी के लिए ही लड़ने लगते हैं कि तुम मेरी बॉडी को छोड़ दो, तुम उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हो। इसके बाद असली वाला लिंटियान अपनी बहन से कहता है कि मुझे मार दो। फिर गोचेंग के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने लिंटियान का जो लक था उसे पूरी तरीके से चूस निकाला है, इसीलिए अगर अब वो लिंटियान को मार भी देगा तो फिर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वह भी कीहान को अपने भाई की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा दुख होने लगता है। तो फिर गोचेंग कीहान से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि कीहान के ऊपर क्या बीत रही है, इसीलिए वो यहाँ से जा सकती है, बाकी गोचेंग इस बंदे को संभाल लेगा। जिसपे कीहान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे असली रूप में आता है और उसे कहता है कि तुम दोनों भाई बहन खून से जुड़े हुए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारी बॉडी को दफनाया क्यों नहीं। जिसपे लिंटियान आगे से चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि तुम बीच में आ गए थे और तुम्हारा मकसद क्या है। जिसपे गोचेंग वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मेरा मकसद क्या है, क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, और वैसे तुम मुझसे ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी पावर्स का हल्का सा तूफान लाता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और लिंटियान उसकी डिमोनिक एनर्जी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसके पास ये डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। हालांकि गोचेंग उसकी मुंडे के ऊपर अपना उंगली रखता है और उसे कहता है कि मरे हुए आदमी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो डायरेक्ट लिंटियान को वहीं पे खत्म कर देता है और शायद उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंटियान का गेम यहीं पे बजा दिया जाता है और साथ ही में उसने उसकी डिमोनिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसकी नासेंट स्पिरिट और ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। वहीं पे गोचेंग को काफी अच्छे से पता था कि वो इस लेवल की डिमोनिक एनर्जी स्किल को यहाँ पे दिखा नहीं सकता है और उसे किसी भी कीमत पे इस बारे में किसी को पता नहीं चलने देना है। इसके बाद गोचेंग के पास सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। अब यहाँ पे उसे तो पहला फर्स्ट किल का रिवॉर्ड चेस्ट मिलता है और दूसरा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन था कि वो यहाँ पे अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज भी कर सकता है, जैसे कि जो उसका लक पॉइंट है वो उनको 10 डायनेस्टी पॉइंट के अंदर एक्सचेंज कर सकता है, जो कि गोचेंग के लिए किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं था
जिसके बाद वो अपनी फर्स्ट किल चेस्ट को ओपन करता है तो फिर उसे 3 कमाल के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिनमें से पहला लक प्लैंडरिंग कार्ड था, दूसरा ब्रोकन वर्ल्ड सीड में से 3 में से किसी एक का हिस्सा था और तीसरा रिवॉर्ड सिस्टम कैलकुलेशन मल्टीप्लायर कार्ड था। लक प्लैंडरिंग कार्ड का कमाल ये था कि अगर वो किसी ऐसे इंसान के ऊपर इसका इस्तेमाल करता है जो कि फेटेड वन है, यानी कि जिनका गोचन शिकार करता है, तो फिर उनकी लक वैल्यू एक झटके के अंदर 0 हो जाएगी और उसकी जो भी लक वैल्यू होगी वो डायरेक्ट गोचन को मिल जाएगी। बेसिकली इस कार्ड की मदद से गोचन किसी भी लोगों का लक चुरा सकता था। दूसरा रिवॉर्ड जो कि सिस्टम कैलकुलेशन मल्टीप्लायर कार्ड था, इसकी मदद से वो सिस्टम के रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई कर सकता था और इसकी वैल्यू कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि कुछ फैक्टर पे ये डिवाइड होकर 0.1 पॉइंट पे मिलेगा, किसी पे ये 10 मिलेगा और किसी पे ये 100% डिवाइड कर सकता है। गोचन फैसला करता है कि वो इस मल्टीप्लायर कार्ड का इस्तेमाल ये जन को मारने के वक्त करेगा। जिसके बाद गोचन जब लक कार्ड को सिस्टम के मॉल के ऊपर चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि इसकी कीमत 10,000 डायनेस्टी पॉइंट है। जिससे गोचन को अंदाजा लग जाता है कि सिस्टम उसे ये बताना चाहता है कि फ्यूचर में और भी ऐसे कई सारे लोग आ सकते हैं जिनकी लक वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो सकती है। इसके बाद गोचन वहाँ पे एक और चेस्ट को ओपन करता है जो कि हेवनली चेस्ट थी, जिसके अंदर से गोचन को किस्मत वाले का हालो मिलता है, जिसको सिस्टम कन्वर्ट करके फेटेड विलन्स हालो कर देता है। हालो का मतलब हिंदी में प्रभा मंडल होता है, कोई ऐसी गोल चीज जिसके आसपास कोई चमकीली चीज घूम रही हो, पिक्चर के अंदर देख ही सकते हो। और गोचन को एक और रिवॉर्ड मिलता है जो कि डिवाइन किंग्स हार्ट था। फेटेड विलन हालो की मदद से गोचन यहाँ पे प्रॉपर विलन बन चुका है। अब उसका यहाँ पे एक ही काम है जो कि सन ऑफ फेट्स को मारना होगा और शायद से इस काम के बीच में उनकी लक वैल्यू को भी इग्नोर किया जा सकता है, यानी कुछ टाइम पे वो अब उन्हें इग्नोर करके डायरेक्ट मार सकता है। उसे लक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिससे गोचन को समझ में आ जाता है कि उसे अब अपनी डायनेस्टी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसके पास ताकत आ सके जिसकी मदद से वह उन्हें डायरेक्ट मार सके। जिसके बाद गोचन डिवाइन किंग्स हार्ट को बाहर निकालता है। अब ये जो हार्ट है ये किसी डिवाइन कल्टीवेटर का होगा जिसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए गोचन इस दिल को अपने सीने के अंदर लगाता है और उसे फ्यूज कर लेता है। डिवाइन हार्ट को फ्यूज करने के बाद डायरेक्ट उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे राइटर आलसी था तो उसने बताया नहीं कि कल्टीवेशन कहाँ से कितनी बढ़ी है, बस हमें गोचन से इतना पता चलता है कि वो ब्रेक थ्रू करके एडवांस स्टेज ऑफ टाइटल ड्यूक फेज पे आ चुका है और अगर वो ड्यूक फेज की टॉप पोजीशन पे जाना चाहता है तो फिर उसे 5000 डायनेस्टी पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद गोचन वहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि वो अल्टीमेट वेपन को ले सके और साथ ही में ये चन का मामला भी खत्म कर दे, क्योंकि अब उसकी कोई भी कीमत नहीं बची है। इसके बाद गोचन बाहर जाता है तो फिर किहान उसका इंतजार कर रही थी, जहाँ पे वो काफी ज्यादा उदास थी। गोचन उसे संभालते हुए कहता है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है। उस गंदे आदमी ने भले ही उसकी बॉडी के ऊपर काफी टाइम से कब्जा किया होगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक बंद नहीं था, इसीलिए शायद से असली लिंटियान की सोल दोबारा साइकिल ऑफ रिकार्नेशन के अंदर जा सकती है, बेसिकली पुनर्जन्म के अंदर। अब इसके बाद हम लोग एशियन सिटी ऑफ चोंगयुए को देखते हैं जो कि सेंट्रल स्टेट से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन भाई भाई ही है। वहीं पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जिलाओ सेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के बारे में बात कर रहे थे और वो गोचन के बारे में भी बात कर रहे थे कि उसका असली ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से आया है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका ओरिजिन क्या है या फिर वो कहाँ से आया है, जब तक उसने ये चैन को परेशान किया है तो फिर वो लोग उससे बदला जरूर लेंगे। जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भले ही अपर वर्ल्ड से हो लेकिन उसकी कोई भी औकात नहीं है हमारे एशियंट सेक्रेट माउंटेन के सामने। हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़की का नाम लियो ली है, लेकिन हम इसे लिली बुलाएंगे। इनमें से ये बंदा जो कि इंसानों की तरह दिखता है वो आगे से कहता है कि वो बस अपर वर्ल्ड का छोटा सा बच्चा है जो कि किसी एल्डर के साथ यहाँ पे आया हुआ है, तो फिर हमारा अजूरे वर्ल्ड उसके सामने बिल्कुल भी डरेगा नहीं, हम उसे कुत्ते की तरह मार पीट के एक बराबर कर देंगे। जिसके बाद लिली वहाँ पे अपनी आंट जुए को बुलाती है और उसे ये चैन की खबर लेती है, जिसपे आंट जुए वहाँ पे पता नहीं कैसे आती है, जो बताती है कि उन्हें अभी नहीं पता है कि ये चैन कहाँ पे है और पिछली बार उसकी एनर्जी के निशान सेंट्रल सिटी से मिले थे, सॉरी सेंट्रल स्टेट से। जिस पे लिली आगे से कहती है कि ये चैन काफी ज्यादा सफर किया है। अब देखो आंट जुए यहाँ पे लिली को काफी अच्छे से समझाती हैं कि वो एक फिनिक्स की तरह पैदा हुई हैं और उन्हें 9 आसमानों के ऊपर जाके चीखों से चिल्लाना है और उसे किसी भी टाइम अपर वर्ल्ड के अंदर जाना ही पड़ेगा और ये चैन कभी भी इस जिंदगी के अंदर फॉल्स गॉड फेस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फेस का मतलब रियलम समझ लो या फिर स्टेज। इसीलिए वो ये चाहती है कि वो ये चैन का पीछा छोड़
के वापस अपर वर्ल्ड के अंदर चली जाए। अब देखो यहाँ पे लिली का ये चैन के ऊपर अटूट विश्वास था, इसीलिए वो बिल्कुल भी ये चैन को यहाँ पे छोड़ने नहीं वाली थी और उसे पक्का यकीन था कि वो भी 9 आसमानों के ऊपर केचुए की तरह चिल्लाएगा। आंटी जुए दोबारा उन्हें समझाती है कि उसका जो सर्वेंट है ना उसके पास 30,000 साल का एक्सपीरियंस है और तुम्हें क्या लगता है कि ये चैन की एबिलिटी उस ओल्ड सर्वेंट के सामने क्या होगी। लेकिन उन सभी लोगों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था और उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये लोग गु चेंग और उसके ओल्ड सर्वेंट को आसानी के साथ हरा सकते हैं। तो फिर आंट जुए भी वहाँ पे हार मान लेती हैं और वो सिर्फ लिली से कहती हैं कि वो किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं देंगी। और मैं एक चीज अलग से बताना चाहता हूँ, आगे जो पैनल है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। ये सभी लोग यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, लेकिन जब ये वहाँ से लौट के आएंगे ना तब इन्हें PTSD डिसऑर्डर हो जाएगा, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अतीत में हुई पुरानी और खतरनाक चीजों का तुम्हें डेली लाइफ में सताना। इधर हम लोग गुचेंग को देखते हैं जिसे सब कुछ पता था या फिर अंदाजा लग गया था। वह भी किहान अपनी स्किल दिखाती है तो फिर उसकी एल्केमी स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी और गुचेंग उसकी तारीफ करता है। और उसी टाइम में वहाँ पे बहुत ज्यादा बिजलियां गड़गड़ाने लगती है, यानी कि वो सभी लोग यहाँ पे PTSD लेने आ रहे थे। वह पे लिन फैमिली के अभी जो पैट्रियार्च थे वो भाई बाहर आते हैं और पूछते हैं कि कौन उनकी फैमिली के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो सभी लोग अंदर घुसते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एशियन सेक्रेट माउंटेन से आए हुए हैं, जल्दी से हमें अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ। जिससे वो सभी लोग इस बात का नाम सुन के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि एशियन सेक्रेट माउंटेन सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है या फिर वर्ल्ड होगा। जिसके बाद लिली पैट्रियार्च से कहती है कि वो यहाँ पे गुचेंग से मिलने के लिए आई है और वो खुद को ये चैन की कजिन बताती है, यानी चचेरी बहन। वह पैट्रियार्च साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें काफी अच्छे से पता है कि गुचेंग की अगर मुंडी सटक गई तो वो एक ही बार में पूरी लिन फैमिली निकल जाएगा। उसी टाइम पे एक बंदा आगे बढ़ता है जो कि पैट्रियार्च के सर के ऊपर उंगली रखता है और उससे कहता है कि अजूरे वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी फैमिली की कोई भी औकात नहीं है। उसी टाइम पे जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से बिजली रोशनी चमक रही थी और नीचे से एक एनर्जी की उंगली आती है जो कि स्यू से उस बंदे के ऊपर गिरती है और वो बंदा वहीं पे गायब हो जाता है। उसका प्रेशर और पावर इतना ज्यादा था कि वो सभी लोग कांप जाते हैं कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। और जब लोग सामने देखते हैं तो फिर वो बंदा वहाँ से गायब ही हो गया था, ना हड्डी ना खून, कुछ भी नहीं। और तभी अंदर से गुचेंग की आवाज आती है जो कि उन लोगों से कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। अब मैं इस अटैक को भाई शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था ना तब मैंने बस एक ही चीज सोची थी कि भाई ने डिलीट बटन दबा दिया है। इसके बाद हम लोग उस बंदे की मास्टर या फिर सर्वेंट को देखते हैं जो कि आगे से रोने गाने लगती है कि उसका यंग मास्टर बेफालतू में ही मारा गया। वहीं पे वो सभी लोग जो कि अभी गुचेंग को कुत्ते की तरह पीटने की बात कर रहे थे उन सभी लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर से जो एनर्जी निकली थी वो किसी ऑर्डिनरी रियलम की नहीं थी, वो किंग फियस की थी। वहीं पे लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन वो फिर भी अंदर जाने के बारे में सोच रही थी। वहीं पे हम लोग आंट जुए को देखते हैं जो कि जैसे ही लिन फैमिली के अंदर घुसी थी वैसे ही उनकी मूवमेंट्स को एक ही जगह पे रोक दिया गया था, वो भी सिर्फ ऑरा का इस्तेमाल करके, जबकि वो खुद गॉड रियलम पे थी, यानी कि किंग रियलम से भी ऊपर के लेवल पे। जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि लिन फैमिली के जो इंसेक्टर है उनकी पावर ऑलरेडी डिवाइन किंग रियलम तक पहुंच चुकी है। वहीं पे जो उंगली से ताकत निकली थी उसकी भी पावर टाइटल किंग फेस लेवल पे थी, यानी कि वो किंग रियलम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हाँ, गुचेंग अभी तक अपनी कल्टीवेशन और रियलम को छुपा रहा है, उसे कम दिखा रहा है। बाकी उसकी असली पावर तो कौशी गॉड लेवल पे है। वहीं पे आंट जुए को समझ में आ जाता है कि अगर सर्वेंट की पावर डिवाइन किंग रियलम पे है और अगर उस बंदे का नाम गु है तो फिर गुचेंग को पक्का उस क्लैन से होना चाहिए। और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर लिनी ने गुचेंग को यहाँ पे बुरी तरीके से उदास और गुस्सा दिला दिया तो लिली का यहाँ से जिंदा जा पाना मगरमच्छ से पानी के अंदर फाइट करने के बराबर होगा। बल्कि वो लोग इस मौके का फायदा उठा के गुचेंग के साथ अच्छा रिश्ता बिठा सकते हैं। इसीलिए आंट जुए उनके अंदर जाने से पहले ही सामने आ जाती हैं, जो कि लिली को दोबारा समझाने लगती हैं कि ये मामला पूरी तरीके से गलत फहमी हो सकती है। वहीं पे एल्डर ही को समझ में आ जाता है कि आंट जुए बहुत ज्यादा चालाक औरत है और वो यहाँ पे इन सभी चीजों को एक अच्छी चीज में बदलने की कोशिश करने लगी है। वहीं पे गुचेंग को ये चेन की कजिन के बारे में पता चलता है जो कि किसी एशियन फैमिली से है और उसकी ब्लड लाइन भी काफी ज्यादा कमाल की है। और अगर तुम लोग यहाँ पे गुचेंग को हटा दो, यानी कि उसके नजरिए से देखना बंद कर दो और ये चेन के नजरिए से देखो, तो वो यहाँ पे किसी कल्टीवेशन मानवा के मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। वहीं पे सुकिंग गुचेंग से पूछती है क्या तुम उन सभी लोगों को निपटाने वाले हो। गुचेंग उससे कहता है क्या यार मैं तुमको सीरियल किलर दिखाई देता हूँ क्या, जो बेफालतू में ही लोगों को जान से मार देता है। फिर इसके बाद वो बाहर जाते हुए कहता है कि चलो अब उन लोगों से मिल ही लेते हैं। जिसके बाद गुचेंग बाहर निकलता है और उन लोगों से मिलता है जाके। वहीं पे आंट जुए जैसे ही गुचेंग को देखती है तो फिर उन्हें पक्का पता चल जाता है कि ये पक्का गु फैमिली का ही है, यानी कि गुचेंग और उसके फादर दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। आगे से
देखा है मैंने। वह भी लिली का रवैया अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो गोचेंग से बहुत ज्यादा अकड़ और बदतमीजी से बात कर रही थी। वह पे गोचेंग जब लिली को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि लिली के पास लक वैल्यू 800 से भी ज्यादा है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि साला ये चैन की वैल्यू लड़कियों के मामले में कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लड़कियां उसके लिए मर मिटने को भी तैयार है। फिर इसके बाद आंट जुए आगे बढ़ती है और गोचेंग को अपने बारे में बताती है कि लिली ये फैमिली से है और वो अपर वर्ल्ड के अंदर लोअर वर्ल्ड के अंदर किसी काम से आई है और उसे यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। और वो गोचेंग से रिक्वेस्ट करती है कि गोचेंग इस मामले को अपने दिल पे ना ले क्योंकि वो लोग यहाँ पे उसे गुस्सा दिलाने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि लिली अभी भी आंट जुए से कह रही थी कि वो कुछ ज्यादा ही मक्खनबाजी कर रही है। आंट जुए के पसीने छूटने लगते हैं और वो लिली को समझाते हुए कहती है कि ये पक्का एक गलत फहमी है और उन्हें यहाँ पे इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे दो फैमिलीज के बीच में बवाल हो सके और विवाद हो जाए। और हाँ, गोचेंग की फैमिली भी कोई एरी गहरी फैमिली नहीं है। अपर वर्ल्ड के अंदर वो सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। खैर गोचेंग आंट जुए से पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं और कुछ ज्यादा ही मीठे तरीके से बात कर रही हैं। तो फिर आंट जुए गोचेंग को जवाब देने से पहले उससे बड़े प्यार और निर्मलता से पूछती हैं क्या वो गो फैमिली से है जो कि पुरानी से पुरानी गो फैमिली है। लेकिन लिली भी एक एशियन फैमिली से आती है जो कि एक इमोर्टल क्लैन है ये फैमिली और वो दोनों फैमिलीज काफी अच्छी दोस्त पुराने टाइम से रही आई हैं। इससे अज़ूरे वर्ल्ड वाले लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग गोचेंग को ऐरा गहरा समझ रहे थे जबकि गोचेंग तो किसी एशियन फैमिली से भी ज्यादा अव्वल दर्जे की फैमिली से आता है। वहीं पे लिली का मुंह बनते हुए उसका मुंह चढ़ते जा रहा था। वहीं पे गोचेंग आगे से कहता है कि इसीलिए मिस लिली यहाँ पे बिना किसी डर के घुसते चली आई क्योंकि उनके पीछे किसी इमोर्टल फैमिली का हाथ जो था। वहीं पे गोचेंग आगे से कहता है कि हाँ, मेरे फैमिली बहुत ज्यादा कमाल के हैं और मेरे फादर ये फैमिली के साथ काफी पुराने तक काम करते हुए आए हैं और तुमने पक्का हमारे बारे में काफी अच्छे से सुना होगा। वहीं पे आंट जुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि गोचेंग गो फैमिली का आखिरी बचा हुआ सक्सेसर है, यानी कि गोचेंग फ्यूचर में गो फैमिली का हेड बनने वाला है। जैसे अज़ूरे वर्ल्ड वालों की और भी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि वो लोग यहाँ पे गोचेंग को ऐरा गहरा समझ रहे थे लेकिन वो तो गो फैमिली का यंग मास्टर निकला। वहीं पे वो बंदा जिसके ऊपर डिलीट बटन दबाई गई थी उसकी सर्वेंट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि उसका यंग मास्टर तो बेफालतू में ही मारा गया। इसके बाद वहाँ पे जो भी लोग थे वो सभी अपना सर गोचेंग के सामने झुका लेते हैं और उससे आगे से जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं कि उन लोगों ने गलती कर दी है और गोचेंग उन्हें माफ कर दे। वह पे लिली का मुंह बनते हुए और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद आंट जुए उसे भी माफी मांगने को कहती है क्योंकि गोचेंग बहुत ज्यादा कमाल का है और उसे ये चैन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन लिली वहाँ पे माफी मांगने से साफ मना कर देती है और वो गोचेंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये चैन के जो हालात है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर कुत्ते की तरह हंस रही है ये गोचेंग की वजह से हुआ है। वह पे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा ये चैन की वफादार है। इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि ये दिमाग की अभी भी छोटी बच्ची है, इसीलिए वो आसानी के साथ इसके रिश्ते को यूं चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन वो यहाँ पे लिली के साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहता था। इसके बाद गोचेंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पे इसी वजह से आए थे न, तुमने मुझे कोई अच्छी सी वजह दी जिससे मुझे ये पता लग सके कि तुम लोग यहाँ पे बेफालतू में नहीं आए थे और ऊपर से तुमने लिन फैमिली को धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन तुम भले ही किसी डिसेंडेंट हो किसी एशियन इमोर्टल यंग फैमिली की, तुम्हें मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें यहीं पे मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी पावर का हल्का सा झोंका मारता है जिससे वहाँ पे वो सभी लोग कांपने लगते हैं और आंट जुए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लिली को बचाने लगती है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी हाई नहीं है कि वो इस अटैक को भी झेल पाए। और वो गोचेंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो शांत हो जाए और थोड़ी सी दया दिखाए। तो फिर गोचेंग वहाँ पे रुक जाता है और वो लिली से कहता है कि अभी भी माफी नहीं मांगोगी। तो लिली आगे से मना कर देती है और कुछ भी नहीं कहती। तो फिर गोचेंग वहाँ पे एल्डर ही को बुलाता है और उनसे कहता है कि अगले 10 सांसों के अंदर हर एक बंदे को मार देना जो यहाँ पे है और अगर वो थोड़ा सा भी रेजिस्ट करने की कोशिश करे तो फिर उसके पूरे क्लैन को ही मिटा देना। 10 सांसें यानी मुश्किल से 3 से 5 सेकेंड। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग लिली से भीख मांगने लगते हैं कि अब हमारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। वहीं पे लिली गोचेंग से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, लेकिन गोचेंग को इसे घट्टा फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद उसकी कुर्सी बाहर ही आ जाती है और वो उसके ऊपर बैठ के चाय पीने लगता है। वहीं पे आंट जुए लिली को समझाने की कोशिश करती है कि अगर गोचेंग को ये चैन को मारना होता तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उसे चुटकियों में मसल के रख सकता था। यहाँ सच में कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए उसको पीछे हट के गोचेंग से माफी मांग लेना चाहिए क्योंकि वो
दोनों ही बड़े क्लैन से आते हैं और उन्हें साथ में रहना चाहिए, लेकिन लिली ऐसा करने के लिए साफ मना कर देती है। वहीं पे गोचेंग एल्डर ही से कहता है कि 10 व्रत खत्म हो गई हैं, इसीलिए जल्दी से एक को खत्म कर दो। जिसपे एल्डर ही अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं और उनकी इंगली से एक एनर्जी बीम निकलती है जो कि एक बंदे के सीने के आर पार हो जाती है और वो नीचे गिर के वहीं पे मारा जाता है, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास करके तो लिली। वहीं पे एक बंदा तेजी के साथ आगे बढ़ता है जो कि लिली का पैर पकड़ लेता है और उसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो लोग यहाँ पे लिली के लिए आए थे और अगर लिली उनको ऐसे ही छोड़ देगी तो फिर वो सभी लोग यहीं पे मारे जाएंगे। वहीं पे दूसरा बंदा लिली से कहता है कि वो लोग यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन वो अपने ब्रदर के लिए यहाँ पे उन लोगों को थोड़ी ना सेक्रीफाइस कर देगी, उसे बस कुछ शब्द ही तो कहने हैं। तो फिर लिली को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी गोचेंग से माफी मांगती है और गोचेंग उसे माफ कर देता है। बड़ा दिल वाला जो है। वहीं पे वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोचेंग को शुक्रिया कहने लगते हैं। गोचेंग कहता है कि मुझे क्यों शुक्रिया कह रहे हो, तुम्हें तो मिस लिली को शुक्रिया कहना चाहिए, उनकी वजह से ही तो तुम लोग जिंदा बच पाए हो। वहीं पे लिली का खून बहुत जोरों से उबल रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके कि वो यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आई है। गोचेंग आगे से कहता है क्या मैंने तुम्हें कभी छेड़ा, क्या मैंने तुम्हें देख के कभी सीटी मारी जो तुम यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आई हो। जिसपे सिस्टर लिली आगे से बताती है कि वो यहाँ पे ये चैन के लिए इंसाफ लेने के लिए आई है। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि मैंने कभी उसके साथ कुछ किया ही नहीं है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। मेरे लिए एक चींटी को मसलना कोई भी बड़ा काम नहीं है। जिससे लिली सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि गोचेंग के लिए सच में ये चैन को मारना कोई कड़ी बात नहीं है और उसे ये चैन के ऊपर शक होने लगता है कि उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। इसके बाद वो सुकिंग की तरफ देखते हुए सोचती है कहीं ये चैन ने इस लड़की की वजह से ये सब कुछ तो नहीं किया जैसा रूमर कहते हैं। इसके बाद वो सुकिंग की बॉडी को देखते हुए कहती है कि इसकी बॉडी भी कमाल की है, खासकर अपर बॉडी जो लिली के पास नहीं है। तुम साइज को नाप सकते हो, अदर साइड इज एप्पल एंड अनदर साइड इज वाटरमेलन। खैर उससे बात में लगता है कि ये चैन काफी ज्यादा समझदार और सीधा बंदा है, वो कभी भी इतनी घटिया चीजें नहीं करेगा। वहीं पे गोचेंग मजे लेते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि जितना भी तेज चलाना है चला लो, लेकिन कभी भी तुम्हें ये पता नहीं लगेगा कि मैंने उस चूहे को क्यों छोड़ा है। तो फिर लिली वहां के गोचेंग से ये पूछती है कि उसने लैंड ऑफ जाइलाओ को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, वही जिनयांग के लैंड को। इस पे गोचेंग आगे से कहता है क्या मुझे ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने एक चोटी वाले देश को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, और क्या ये सच में जरूरी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने ये क्यों किया था। इसके बाद वो लिली को घूर के देखता है और उसके घूरने से ही लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके घूरने से ही उसकी पावर रिलीज हो रही थी और लिली को भी समझ में आ जाता है कि गोचेंग जैसे किसी ताकतवर बंदे के लिए एक छोटे मोटे लैंड को डिस्ट्रॉय कर देना किसी चींटी के घर को डिस्ट्रॉय करने के बराबर ही है। और गोचेंग सच में ये चैन को मारना चाहता तो फिर अभी तक ये चैन जिंदा नहीं होता। और लिली को सच में लगने लगता है कि वो यहाँ पे बेफालतू में आई है और गोचेंग के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। वह भी सिस्टम गोचेंग को बताता है कि उसने लिली के नजरिए को बदल दिया है, इससे ये चैन का लक फिर से डिक्रीज हो गया है। और गोचेंग इससे खुश हो जाता है क्योंकि वो जैसा सोच रहा था उससे और भी कई गुना ज्यादा अच्छा चल रहा है। इसके बाद लिली गोचेंग से सॉरी बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे आंट जुए जाते हुए भी गोचेंग से कह के जाती हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और उनके कनेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, और अगर वो यहाँ पे लोअर वर्ल्ड के अंदर मिले हैं तो ये उनकी किस्मत ही होगी, यानी शादी वादी की बात हो रही है। जिसपे गोचेंग साफ इंकार कर देता है ये कहते हुए कि उसे छोटी लड़कियों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिससे लिली को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वहीं पे गोचेंग ने ये जानबूझ के कहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि लिली बहुत ज्यादा गर्व वाली बच्ची है, यानी कि प्राइड, और गोचेंग ने उसके घमंड को ये कह के तोड़ दिया है कि उसके अंदर लड़कियों वाली कोई क्वालिटी ही नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर तुमने पनीर रोल ऑर्डर किया है और उसके अंदर पनीर ही नहीं है तो फिर तुम्हारे पनीर रोल खाने का फायदा ही क्या। फिर हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहा था कि ये चैन पक्का लिली से मिलेगा। जिसके बाद वो ये भी सोच रहा था कि पता नहीं सीक्रेट रियलम के अंदर वो कब जाएगा, और उसे बस इसी बात का इंतजार था कि कब वो सीक्रेट रियलम के अंदर जाता है, और उसे पहले से ही पता था कि ये चैन अभी कहाँ पे है। जिसके बाद हम लोग ये चैन को देखते हैं जो कि सीक्रेट रियलम के गेट के पास ही पहुंच चुका था। वहीं पे इसका प्लान बिल्कुल सिंपल था कि ये सीक्रेट रियलम के अंदर जाएगा, कोई खतरनाक वेपन ढूंढेगा, जिसके बाद गोचेंग का कत्ल कर देगा। जिसके बाद वो सीनियर सिस्टर से पूछता है कि उन्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या उनका रिवेंज सच में पूरा हो जाएगा। जिसपे सीनियर सिस्टर आगे से मुंह बना के कहती है कि हाँ परफेक्ट प्लान लगता तो है, लेकिन अगर गोचेंग के पास मैप हुआ या फिर कोई दूसरी ट्रिक हुई तो फिर तुम्हारे लग भी सकते हैं। वहीं पे ये को सीनियर सिस्टर के ऊपर धीरे धीरे शक होने लगा था कि ये पार्टी बदल रही है, क्योंकि जब से इन्हें गोचेंग की तरफ से पिल मिली थी तब से इनका रवैया गोचेंग की तरफ बदलता जा रहा था। बल्कि सीनियर सिस्टर ये चैन तक अभी तक पूरी तरीके से वफादार हैं। साथ ही में सीनियर सिस्टर उसे एक और एडवाइस देती हैं कि उसे लिली से दूरी बना के रखनी चाहिए, उसके पास भी बहुत ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड है, फॉल्स गॉड रियलम तक नहीं पहुंच जाता है तब तक
उसे दूरी बना के रखनी चाहिए। हालांकि ये चन इस एडवाइस को बिल्कुल भी नहीं लेता है और उसे ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर ये सोच रही है कि वो लिली के साथ मिलके गुचेंग को हरा सकता है। इसके बाद वो लोग सीक्रेट रियलम के अंदर चले जाते हैं और ये चैन के पास ही सीक्रेट रियलम की चाबी थी और वो जैसे ही रियलम के अंदर जाता है तो फिर रियलम का गेट ओपन हो जाता है और वहाँ से एनर्जी निकलती है। इसीलिए वहाँ पे आसपास जितने भी मास्टर थे वो सभी भागते हुए सीक्रेट रियलम के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी अंदर घुसते हैं तो फिर उनकी जो कल्टीवेशन थी उसे डायरेक्ट सप्रेस्ड कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। वहीं पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि सीक्रेट रियलम के पास ही पहुंच चुका था। एल्डर ही उसे बताते हैं कि जिन लोगों की भी स्टेज माइटी पावर फेज से नीचे की है उनकी कल्टीवेशन को घटा दिया जा रहा है। गुचेंग को इस बारे में सबसे पहले से ही पता था क्योंकि ये रियलम खास तौर पे ये चैन के लिए ही बनाई गई थी क्योंकि वो अभी तक माइटी पावर फेज तक ही नहीं पहुंच पाया था। वहीं पे गुचेंग को क्या ही फर्क पड़ता था उसकी लेवल वो लोग कितना ज्यादा कम कर देंगे। इसके बाद वो सभी लोग भी नीचे उतर आते हैं और गुचेंग अपने लोगों को लेके सीक्रेट रियलम के अंदर चला जाता है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट ये चैन का होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो शिकार कर रहा था और उसी टाइम पे उसके पास लिली और उसके बाकी साथी लोग आते हैं। वहीं पे चंद भाई साहब जैसे ही लिली को देखते हैं तो उनकी आंखों के अंदर हम लोग मोहब्बत का कीड़ा देख पाते हैं। वहीं पे आंट जुए जैसे ही ये चैन को देखते हैं तो उसे गाली देने लगती है कि उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है लिली के साथ रहने की। वहीं पे ये चैन आंट जुए से कहता है कि उनके शब्द कुछ ज्यादा ही नुकीले हो रखे हैं, जिसपे आंट जुए भी उसे तगड़ा जवाब देते हुए कहती है कि तुम जैसे कीड़े कभी भी आसमान में ड्रैगन की तरह उड़ नहीं पाएंगे, सिर्फ गोचांग जैसा ही कोई लिली के लिए वर्दी है। जिसपे लिली आंट जुए से कहती है कि उनका क्या मतलब है। तो फिर आंट जुए आगे से कहती है कि अगर ये चैन वाला किस्सा ना हुआ होता तो फिर गोचांग उसे कभी भी इतनी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करता। जिससे ये चैन को पता चल जाता है कि यहाँ पे गोचांग के साथ कोई तो बवाल हुआ है और वो लिली से पूछने लगता है कि असल में हुआ क्या था, क्या उसे कोई दिक्कत हुई। जिसपे लिली उसे बता देती है कि गोचांग गु फैमिली का यंग मास्टर है और उनकी फैमिली लिली की फैमिली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए अगर ये चैन सच में गोचांग से निपटना चाहता है तो फिर उसे और भी ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। हालांकि भाई साहब का आत्मविश्वास 7वें आसमान से भी ऊपर का था। इन्हें लग रहा था कि गोचांग यहाँ पे इनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वहीं पे रिंग के अंदर सीनियर सिस्टर अपने मन के अंदर सोचती हैं कि अगर गोचांग के पास सच में इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है तो फिर पब्लिक के बीच में जब ये चैन ने उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी तो फिर गोचांग तो इसे तुरंत ही मसल के रख देना चाहिए था। गोचांग ने अभी तक ये चैन को जिंदा क्यों रखा है और सीनियर सिस्टर को ऐसा लगने लगता है कि गोचांग उनके पीछे है, इसीलिए ये चैन अभी तक जिंदा है। इसके बाद हम लोग गोचांग वाली साइड को देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाते हैं और उन्हीं में से एक डिसेंडेंट था जो कि वहाँ की एनर्जी से इधर उधर थोड़ा सा बहक गया था। इसीलिए एल्डर ही उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अपनी एनर्जी को सेंस पे लगाए रखो, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हैं, ये पूरी जगह डिमोनिक एनर्जी से भी भरी हुई है। लेकिन गोचांग उन लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास उसके रास्ते हैं एक अच्छा और सेफ रूट ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पास पहले से ही ये चैन का चूहा था जो उसके लिए पीछे से निशान छोड़ते हुए जा रहा था और गोचांग को कोई भी परेशानी नहीं थी सीक्रेट वेपन को ढूंढने में, उसे बस निशानों का पीछा करते हुए जाना था। इसके बाद हम लोग ये चैन को देखते हैं जो कि एक पावरफुल बीस्ट को मार देता है तो फिर लिली उसकी तारीफ करती है। वहीं पे आंट जुए बिल्कुल भी इन चीजों से खुश नहीं थी। वहीं पे ये चैन धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहा था और वो उस बंदे के पैलेस तक पहुंच चुका था जहाँ की ये सीक्रेट रियलम है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों के ऊपर एक ताकतवर बीस्ट अटैक कर देता है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन आंट जुए जो कि अलग ही लेवल भी थी वो आसानी के साथ उस बीस्ट को एक ही हाथ मारती है और उसे भाई डिस्ट्रॉय कर देती है और वो घरों को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे और भी कई सारे बीस्ट आ जाते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो फिर लिली ये चैन से कहती है कि वो लोग इन्हें रोक के रखते हैं तब तक वो आगे जाए और इनहेरिटेंस को ले ले, जिसपे ये चैन इस चीज के लिए मानता है और तुरंत आगे की तरफ निकल जाता है। वहीं पे लिली के लोग आगे फाइट कर पाते कि उससे पहले ही वहाँ पे गोचांग आ जाता है जो कि एक ही बार में उन सभी बीस्टों को मार के रख देता है। वहीं पे लिली जैसे ही गोचांग को देखती है तो वो चिल्ला के पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ऐसे इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। जिसपे गोचांग आगे से कहता है कि ये तो तुम्हारे ब्रदर chen का ही कमाल है जो हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच आए। जिसपे लिली को देर नहीं लगती है कि गोचांग ने अभी तक ये चैन को इसीलिए जिंदा रखा था ताकि वो उसके इस्तेमाल से सीक्रेट रियलम के अंदर आके इनहेरिटेंस को ले सके। जिसपे गोचांग लिली से कहता है कि काफी ज्यादा चालाक हो। लेकिन लिली को एक चीज समझ में नहीं आती है कि गोचांग बहुत बड़ी फैमिली के अंदर पैदा हुआ है और वो किसी भी टाइप की इनहेरिटेंस को ले सकता है, लेकिन उसने सुप्रीम मास्टर मौसलम की रियलम के ऊपर ही नजर क्यों डाली। जिसपे गोचांग उसे कहता है कि ये तुम्हारी समझने की चीज नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने पहले ही तुम लोगों के प्लान को जान लिया है। इसके बाद गोचांग अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके रास्ता बनाओ। जिसपे चारों एल्डर आगे बढ़ते हैं और वो चारों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों
के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पे आंट जुए आगे बढ़ के लिली को बचाने के लिए कोशिश करने लगती हैं, लेकिन उसी टाइम पे एल्डर ही पलक झपकते ही उनके सामने आ जाते हैं और सीधा कहते हैं कि हिलना नहीं। तो फिर आंट जुए वहां से हिलती तक नहीं है। जिसके बाद वहां पे एक तगड़ा धमाका होता है और पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो भी बीस्ट थे वो तो मारे ही जाते हैं, लेकिन वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ लिली और उसके साथी भी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और गोचंग बड़े आराम से लिली के सामने ही आगे बढ़ते हुए चला जाता है और एल्डर ही से कहता है कि किसी को भी अंदर आने मत देना। जिसके बाद हम लोग ये चान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुशी खुशी अंदर जाता है। तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी थी, लेकिन ये चान अपने साथ पिल पहले ही लेके आया था। जिसके बाद जब वो दरवाजा खोलता है तो फिर अंदर से बहुत ज्यादा दबाव निकलता है जो उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो अंदर जाते हुए मन के अंदर सोचता है कि खजाना कहाँ पे है। उसी टाइम पे पीछे से गोचंग उससे कहता है कि वो थ्रोन के ऊपर मास्टर के सीने के अंदर घुसा हुआ है। जिसे ये चान हैरान होकर पीछे की तरफ देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि गोचंग वहाँ पे आ चुका है और वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। ये चान उसे हैरान होकर पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला। जिसपे गोचंग उसे बता देता है कि आप ही की मदद से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी आप हमारे लिए खजाना ढूंढने वाला चूहा बने हुए थे तो हमने आपको परेशान नहीं किया। वहीं पे ये चैन को मास्टर के ऊपर शक होने लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि गोचंग को तभी उसके लोकेशन के बारे में पता चल सकता है जब कोई उसे बताएगा। इसके बाद वो सीनियर सिस्टर के रिंग को निकाल के बाहर फेंक देता है और उनसे कहता है कि एक पिल के चक्कर में उन्होंने अपने स्टूडेंट को ही धोखा दे दिया। वैसे सीनियर सिस्टर का नाम यांजी है। सिस्टर यांजी बाहर निकलती हैं और वो ये चैन से कहते हैं कि तुमने मुझे सच में बहुत ज्यादा निराश किया है। हम लोग कई सालों से मास्टर और डिसाइपल रहे थे, लेकिन मुझे ये सिला मिला तुम्हें इतना ज्यादा गाइड करने का। लेकिन ये चैन सिस्टर यांजी के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं करता है और उनसे कहता है कि वो भी सुकिंग की तरह एक कमीनी निकली जो कि गोचंग के साथ जा रही हैं, जिनको सिर्फ पावर और ताकत से ही फर्क पड़ता है। सिस्टर यांजी बहुत ज्यादा निराश हो जाती हैं और उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती है। इसीलिए वो ये चांस से कहती हैं कि उन्हें जैसा लगता है उसे लगने दो और मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब से हमारा रिश्ता यहीं पे खत्म होता है। वही सिस्टम भी गोचंग को बता देता है कि दोनों का रिश्ता अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसीलिए अब ये चैन का लेग काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, बस 0 पे आने ही वाला था। वही भी गोचंग आगे बढ़ता है और सिस्टर यांजी से कहता है कि वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। इसमें सिस्टर यांजी गोचंग से कहती हैं कि ये उसी की मेहरबानी है, नहीं तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता अपनी फिजिकल फॉर्म को भी गेन करने में, और पता नहीं वो कब तक सोल का हिस्सा बना इधर उधर घूमा करती। वही भी गोचंग ये चैन का चेहरा देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है। मैंने जिस तरह से यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया उसे ऐसा लगता है कि तुमने ही उसकी लोकेशन को लीक किया होगा। इस पे सिस्टर यांजी गोचंग से कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गोचंग यहाँ पे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है और आज तक ये चैन ने भी उसे कभी पूरी तरीके से अपना मास्टर माना ही नहीं था। लेकिन ये चैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों ने एक साथ मिलकर मुझे फंसाया है ताकि मैं इस पैलेस का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल सकूं। लेकिन गोचंग इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए उसको ताना देने लगता है कि उसके पास इतनी कमाल की मास्टर थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया। और जब उसको एक इनहेरिटेंस मिल गई और उसको सपोर्ट करने वाला यहाँ पे कोई है तो फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी मास्टर को छोड़ देगा। इस पे ये चैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा साजिश कर रहे हो। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार यहाँ से जाने दिया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बेवकूफों की तरह एक्टिंग करके इन सभी चीजों के ऊपर पर्दा डाल दोगे। वे भी सिस्टर यांजी उन दोनों से चुप होने को कहती हैं और वो गोचंग से कहती हैं कि अब से वो उसे फॉलो करने के लिए मान गई हैं। जिससे ये चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे गोचंग उसके ऊपर अटैक करता है और वो पीछे की तरफ खिसकते हुए जाके गिरता है और गोचंग उसे कहता है कि काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करते हो। इसके बाद गोचंग सिस्टर यांजी से कहता है क्योंकि उन्होंने गोचंग को फॉलो करने का फैसला किया है तो फिर गोचंग बहुत ज्यादा खुश है, जिससे सिस्टर यांजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं पे सिस्टम गोचंग को बताता है क्योंकि सिस्टर यांजी ने पूरे दिल से उसे फॉलो करने का फैसला किया है तो फिर उसकी डायनेस्टी वैल्यू 2000 पॉइंट से बढ़ा दी जाती है। जिसके बाद गोचंग वहाँ पे अपने पास से एक जेम स्टोन बाहर निकालता है और सिस्टर यांजी को देते हुए कहता है कि अब से वो इसके अंदर रहेंगी, वो उन्हें कभी भी टूटी हुई रिंग के अंदर रहने नहीं देगा। उसी टाइम पे ये चैन खड़ा हो जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड या फिर सील को बाहर निकालता है तो फिर उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पे गोचंग सिस्टर यांजी से कहता है कि वो इस सोल नटरिंग जेड के अंदर रहे जेम स्टोन, तब तक वो यहाँ का सब कुछ संभाल लेगा। वह भी सिस्टर यांजी जाने से पहले गोचंग को बता के जाती हैं कि उसके हाथों के अंदर जो की है वो यहाँ की सभी एरे को कंट्रोल करने में उसकी मदद करेगी। उसके हाथों में कमाल की ताकत है, इसीलिए गोचंग को सावधान रहना चाहिए। वहीं पे हम लोग ये चैन को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है और इसी
इसी का इस्तेमाल करते हुए गोचंग के ऊपर अटैक करने के लिए ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम पे गोचंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि यहाँ के ट्रैप्स मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। जिसके बाद गोचंग भी वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बना लेता है, जो कि ये चैन की स्पिरिचुअल बॉडी को आसानी के साथ रोक लेती है। और उसी टाइम पे वो जो अल्टीमेट वेपन था वो भी आगे से हिलने लगता है। ये चैन पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन गोचंग उससे कहता है कि मरते हुए आदमी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गोचंग की स्पिरिचुअल बॉडी आगे बढ़ती है और वो अटैक करने ही वाली थी कि उसी टाइम पे ये चैन आगे से अपने मूव का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी अपने मुंह से एनर्जी बीम फेंकने वाली थी, लेकिन गोचंग की स्पिरिचुअल बॉडी उसका मुंह पकड़ के उसको बंद कर देती है, जिससे वो एनर्जी बाहर ही नहीं निकलती है और वो पूरी स्पिरिचुअल बॉडी अंदर से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही में ये चैन के हाथों में जो की थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे बूम करके एक तगड़ा धमाका होता है और ये चैन पीछे जाके गिरता है। वहीं पे गोचंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मेरा खजाने ढूंढने वाले चूहे का काम खत्म हुआ है, तो फिर अब मैं उसे मीठी चीनी दे के मारने वाला हूँ। वहीं पे ये चैन अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि सीक्रेट रियलम के सप्रेशन का गोचंग के ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। जिसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी आगे बढ़ती है और ये चैन को मसल के मारने ही वाली थी कि उसी टाइम पे वहाँ पे लिटिल सिस्टर आ जाती हैं, जो कि अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन उनकी शॉट का स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इसके बाद गोचन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। वहीं पे स्पिरिचुअल बॉडी ने अब ये चैन को अपनी पकड़ के अंदर कर लिया था और गोचंग सिस्टर लिली से कहता है क्या तुम इसे बचाना चाहती हो। वहीं पे सिस्टर लिली गोचंग से कहती हैं कि वो ये चैन को जाने दे, वो किसी भी कंडीशन को पूरा करेंगी। गोचंग पूछता है किसी भी कंडीशन को, जिसपे लिली आगे से कहती है कि कुछ भी, लेकिन उसकी वजह भी होनी चाहिए, यानी कि वो चीज सेंसेबल होनी चाहिए। इसपे गोचंग स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे नेगोशिएट करने के हालातों में बिल्कुल भी नहीं हो। वहीं पे स्पिरिचुअल बॉडी धीरे धीरे करके ये चैन को निचोड़ती जाती है तो फिर उसे दर्द होने लगता है और साथ ही में वो लिली से कहता है कि उसे उसकी कंडीशन के लिए अग्री नहीं करना है, भले ही वो यहाँ पे मारा जाए। गोचंग आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी। इसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी उसे और भी जोरों से दबाती है तो उसके मुंह से खून की पिचकारी निकलती है, तो फिर लिली ये चैन का दर्द नहीं देख पाती है और वो किसी भी कंडीशन के लिए मान जाती है। गोचंग उसे कहता है कि जल्दी से सी ऑफ कॉन्सिनेंस को खोलो और मेरे एनस्लेवमेंट सील को एक्सेप्ट करो। सी ऑफ कॉन्सिनेंस यानी कि मन की बुद्धि, स्पिरिचुअल रूट या फिर दिल, जो भी चीजें हैं समझ लो, और बाकी एनस्लेवमेंट सील के बारे में तुम्हें बताने की तो जरूरत नहीं है। वहीं पे ये चैन इसके लिए साफ मना कर रहा था तो फिर गोचंग उसे और दबाता है और उसके मुंह से पिचकारी निकलने लगती है। लिली इसके लिए मान जाती है और वो इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए रेडी थी क्योंकि उसके पास एक कमाल की टेक्निक थी। दरअसल ये फैमिली के पास नासेंट स्पिरिट टेक्निक होती है जो भी किसी भी तरह के स्पेल को वहीं पे जमा सकती है। इसीलिए लिली को लग रहा था कि वो आसानी के साथ गोचंग के एनस्लेवमेंट सील को आसानी के साथ रोक सकती है और उसे तोड़ सकती है। बस उसे गोचंग को कसम खिलवानी थी जिससे गोचंग अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। गोचंग पूछता है कि बड़ी जल्दी मान गए इस कीड़े के लिए, ऐसी क्या बात है इसके अंदर। इस पे लिली कहती है कि इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपनी शर्त को पूरा करेगी, लेकिन गोचंग को भी यहाँ पे शपथ लेनी पड़ेगी। अगर वो इस काम को तोड़ता है या फिर अपनी शपथ को तोड़ता है तो फिर हेवनली डेविल उसके दिल को निगल जाएंगे। इसके बाद वो डिमोनिक पाथ के ऊपर चलने लगेगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि बड़ी ही घटिया कसम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे खा लेता हूँ। इसके बाद गोचंग इस कसम को खाता है कि अगर वो अपनी कसम को तोड़ता है तो फिर हेवनली डीमन उसके दिल को निकल जाएंगे और वो हमेशा के लिए डिमोनिक पाथ के ऊपर चलने लगेगा, जबकि भाई साहब ऑलरेडी डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहे हैं। वहीं पे लिली भी हैरान होती है कि इसने इतनी जल्दी से अग्री कैसे कर दिया। इसके बाद गोचंग पलक झपकते उसके पास आ जाता है और कहता है कि चलिए मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। जिसके बाद लिली अपनी आंखें बंद करती है और अपने सी ऑफ कॉन्सिनेंस को ओपन कर लेती है। गोचंग भी अपनी चाल चलना शुरू करता है और वो उसके ऊपर अपनी उंगली रखता है और वो जैसे ही अपनी उंगली लिली के माथे के ऊपर रखता है तो वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब इस टेक्निक का कोई भी नाम नहीं बताया गया है, बस हम देखते हैं कि एक शैतानी डब्बे से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं जो कि लिली के दिल के अंदर जहाँ पे ये चैन की जगह बनी हुई थी उस जगह पे गोचंग आ जाता है और ये सभी चीजें लिली के दिल और दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं। बेसिकली उसके अंदर बस जाती हैं और हावी हो जाती हैं। साथ ही में
जो स्लेव मार्क था वो भी उसके माथे से गायब हो जाता है। लिली हैरान होकर गोचंग से पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। गोचंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, वह किया है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिस पे लिली उससे कहती है कि अब तो तुम्हें ये जान को छोड़ देना चाहिए। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या बुलाया। तो फिर स्लेव सील की वजह से वो गोचंग को अपना मास्टर बुलाती है, जिससे वो खुद ही हैरान होकर अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि ऐसा क्या वो सील की वजह से हो रहा है। इस पे गोचंग उसे बताता है कि एनस्लेवमेंट सील कोई नॉर्मली चीज नहीं है और गोचंग ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है उसे कोई पियरलेस एक्सपर्ट भी पहचान नहीं सकता है जब तक वो पूरी तरीके से सी ऑफ कॉन्शियस को चेक न कर ले। और इस टेक्निक की वजह से धीरे धीरे करके वो आज के दिन में जो हुआ है उसे भूल जाएगी और वो समय के साथ साथ गोचंग की एक ऐसी लॉयल सर्वेंट बन जाएगी जो उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगी। वहीं पे ये जन आगे से चिल्लाने लगता है कि वो बहुत ज्यादा कमीना और घटिया है। गोचंग उसे कहता है कि मर रहे हो तो क्यों बीच फालतू में उंगली कर रहे हो, लेकिन ये चैन को समझ में नहीं आता है कि इसने तो कसम खाई थी, अभी तक इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। इसके बाद गोचंग उसे और भी जोरों से दबाने लगता है। तो फिर गोचंग उसे बताता है कि हेवनली डीमन मेरे दिल को निगल जाएंगे और मैं डिमोनिक पाथ के ऊपर हमेशा के लिए चलता रहूंगा। गोचंग उसे बताता है कि मेरे लिए हेवनली डीमन बस उन डोर स्टेप के दरवाजों वाली चीजों की तरह है जो मेरे सामने आके मेरे लिए कुछ चीजें डिलीवर करके जाती हैं। बाकी मैं तो खुद ही एक ऐसा डीमन हूँ जो कि हमेशा के लिए डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहा है। इसे ये चैन की अब फटके चार होने लगती है और वो लिली से बचाने की भीख मांगने लगता है। उसी टाइम पे सिस्टम गोचंग को बता देता है कि अब उसकी लक वैल्यू 0 हो चुकी है, अब वो इसे मार सकता है। तो फिर गोचंग बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता है और सुप्रीम बॉडी का इस्तेमाल करके उसे इतनी जोर से निचोड़ता है कि उसकी बॉडी का चूरा बन जाता है और गोचंग वहीं पे मारा जाता है। वहीं पे लिली को ये चैन की मौत से भी दुख नहीं हो रहा था और उसे हल्का सा भी दुख नहीं फील हुआ था, यहाँ तक कि वो गोचंग से भी नफरत नहीं कर पा रही थी। इसके बाद गोचंग को किलिंग चेस्ट मिलता है और गोचंग उसके ऊपर मल्टीप्लायर कार्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसके रिवॉर्ड को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। सिस्टम गोचंग के रिवॉर्ड को 5 गुना बढ़ा देता है। उसे 1000 पॉइंट मिलने थे तो फिर 5000 पॉइंट मिलते हैं और 1000 लक पॉइंट मिलते हैं। साथ ही में गोचंग को एक और ब्रोकन वर्ल्ड सीड मिलता है और साथ ही में वॉइड एसेंस। इसके बाद गोचंग वॉइड एसेंस को निकालता है और अपने ऊपर फ्यूज करने लगता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके, ताकि वो अल्टीमेट वेपन डीमन हेलबर्ड का इस्तेमाल कर सकेगा। जिसके बाद वो वॉइड एसेंस को अपने माथे के ऊपर लगाता है और उसे अपने साथ फ्यूज करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वो फ्यूज भी कर लेता है। अब गोचंग के पास वॉइड की भी पावर आ चुकी थी जिससे उसका ऑफेंस, डिफेंस, स्पीड सब कुछ बढ़ चुका था। वहीं पे लिली दोबारा गोचंग को उसके नाम से बुलाती है तो गोचंग उससे कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो फिर वो दोबारा सील की वजह से उसे मास्टर कह के बुलाती है। इसके बाद गोचंग उससे कहता है कि यहीं पे बैठी रहो, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। और उसके रास्ते के बीच में ये चैन की बॉडी पड़ी हुई थी तो फिर उसे धक्के मार के साइड में फेंक देता है और थ्रोन के ऊपर बैठे हुए मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अब असली बिजनेस पे आते हैं, इसके लिए हम लोग नीचे घूम रहे थे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और इसके आगे के पार्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे ये इस वीडियो के व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर तुम चाहते हो कि इसके पार्ट आए तो फिर तुम लाइक और कमेंट शेयर करके इसकी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो, जिसकी मदद से यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करेगा। मैं ये तुमसे कह नहीं रहा हूँ, करना है तो कर दो, बाकी कर ही देना। बाकी मैं सीरियस हूँ, अगर इसके ऊपर व्यूज नहीं आते हैं तो मैं सच में मानवा एक्सप्लेन करूंगा।